एक साल के अंदर 12 महीने अगर वो 1 लाख रुपए, क्योंकि प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड 1 लाख रुपए है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ की बात की गई है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, रातों 1 महीना आपने रोज़े रखने हैं, कोई इन्वाइस नहीं लेनी। ऐसे समझे 1 महीना रमज़ान शरीफ का है आखिरी, और उसमें उसने कोई इन्वाइस नहीं लेनी, तो फिर वो किसी दूसरे नाम से अगर वो इन्वाइस ले ले, जो रिटेलर है, हाँ जो रिटेलर है, तो किसी दूसरे नाम से इन्वाइस ले ले, तो फिर वो लेने की बात कर रहे हैं। 1 महीने वो इन्वाइस ना ले। अगर वो इन्वाइस लेना उसके लिए ज़रूरी है, तो फिर वो किसी दूसरे बिजनेस के नाम से वो इन्वाइस ले ले। तो उस सूरत में 1 लाख रुपए अगर टैक्स 237H पिछले 12 महीने, मुसलसल 12 महीने लफ्ज़ लिखा हुआ है, जहाँ पे गैप नहीं है। 12 मंथ टैक्स पीरियड जो होता है सेल टैक्स में, वो 1 महीने का होता है। तो 12 मंथ आपने अपने आप को उसमें से 1 महीना मिस करना है, उसमें एक इन्वाइस नहीं लेनी। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सब्र नहीं होता। आप कहते हैं 12 सर दूसरा बिजनेस 2 नाम से कर लें, दूसरे नाम से बिजनेस कर लें, एक बेटे के नाम से कारोबार करा दें और 1 महीना उनके नाम से कारोबार कर लें, तो उस सूरत में आप POS, टायर 1 इन चीज़ों से बच जाएंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग का आगाज़ करते हैं ऑफिशियली। मैं जो है वो तिलावत कुरान पाक के लिए अब्दुल सत्तार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के ताउन से मुल्तान चैम्बर इसका इनेकाद कर रहा है, और स्पेसिफिकली इसमें जो है 236G और H के बारे में जो मामला हैं उसके बारे में जो है क्लैरिफिकेशन और उसकी तफसीलात हैं। मैं दावत देता हूँ गाजी साहब को, इमरान गाजी साहब को, तो इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम इंतहाई मशहूर हैं जनाब सदर राशिद इकबाल साहब के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और आज के चेयरमैन मीटिंग, और हमारे सेक्रेटरी साहब जो आज शफीक साहब के नाम मौजूदगी की वजह से क्योंकि लाहौर गए हैं, तो शुक्रिया जनाब, आप कंडक्ट करा रहे हैं। तो आज आप तो इसमें 236G और H इसलिए क्रूशल हो गया है कि कोई नया सेक्शन नहीं है। ये सेक्शन बेसिकली 2013 से आया हुआ है, और 2013 में 236G और H ये पहली बार इसका नफाज किया गया था, और कुछ सेक्टर्स के ऊपर था रे, मसलन कि उन्होंने ओवरऑल मैक्सिमम इतना नहीं, सिर्फ इतना कहा गया था कि एक लफ्ज़ कलेक्शन है हमारे लॉ के अंदर, और एक लफ्ज़ डिडक्शन है। तो ये ट्रांजिशनल टैक्स जो चैप्टर 12 है उसमें उन्होंने इसको ऐड किया था, और इसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि ट्रांजैक्शंस आपस में वेरीफाई हो जाए। उस वक्त पर्पज़ ये नहीं था कि जी इसका कोई हमें कलेक्शन टैक्स की FBR को चाहिए, ना ही उन्होंने कोई इसको इस नज़र से लगाया था। सिर्फ आपस में ट्रांजैक्शंस को कि मैन्युफैक्चरर जब आप सामान आगे भेजे या सप्लाईज़ करे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जब सप्लाई करे ट्रेलर को, तो आपस में इनका क्रॉस मैच हो, और जहीं पे अगर लिंक में कोई सप्लाईज़ की सप्रेशन हो रही है तो उसको वो पकड़ा जा सके। तो कुछ सेक्टर्स के ऊपर इनका FBR का था एक रिजर्वेशन के लिए, लोग अपने सप्लाईज़ को छुपा रहे हैं, उन सेक्टर्स पर इसको लगाया गया। और उसके बाद फिर इसमें मज़ीद इजाफा 2021 में किया गया, कुछ सेक्टर्स नए डाले गए। और अब अगर आप सेक्टर्स की तफसील ये है कि जो जब शुरू में जब ये कानून आया था, उस वक्त जो इसमें सेक्टर्स डाले गए थे
वो थे इलेक्ट्रॉनिक्स, शुगर, सीमेंट, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, मोटरसाइकिल, पेस्टिसाइड, सिगरेट, ग्लास, टेक्सटाइल, बेवरेजेस, पेंट और फोम सेक्टर। ये 2013 में इनको इंसर्ट किया गया था और उसके बाद 2021 में फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री एंड एनिमल फीड, एडिबल ऑयल एंड घी, ऑटो पार्ट्स, टायर्स, वार्निशेस, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, आईटी इक्विपमेंट्स, इनको ऐड किया गया था। तो इस सिलसिले में अब ये टोटल 22 सेक्टर हैं और इसके बाद जो मेन कंसर्न ये हुआ है कि अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है। ये सेक्टर्स को इसके रूल्स टू हैं, इनको मालूम था कि हमने 230G और H को कैसे लेकर चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम आई है 2024 के ज़रिए कि उन्होंने सेक्टर्स को ख़त्म कर एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और एवरी रिटेलर, इनको नेटवर्क में ले आए हैं। कोई तफरीक नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है, कोई थर्ड शेड्यूल का काम कर रहा है तो उसमें तो वैसे ही वो सेल टैक्स के ज़रिए क्रॉस मैच ट्रांजैक्शन उसकी हो रही हैं। तो बिला तफरीक इन्होंने इसको इस मद में ले आए हैं और इसमें जो बेसिक 230G और H, अब समझने की ज़रूरत रही है कि जो इन सेक्टर्स के अलावा के दोस्त हैं जो हमारे इधर चैम्बर्स के बिजनेसमैन हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आ गई इसको कैसे अपने स्टाफ को ट्रेन करें और कैसे इनको समझाएंगे जी हमने चलना कैसे है। तो बेसिकली आज हमारा पर्पज़ भी रही है कि जी कि एक हम अवेयरनेस सेशन भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे G और H ये बेसिकली है क्या चीज़ उन लोगों के लिए जो इन सेक्टर्स में फॉल नहीं करते थे और अब उन पर एप्लीकेबल हो गया है। इसमें जो पहली 230G में और H में फ़र्क मैं समझा देता हूँ। G का और H का फ़र्क ये है कि G अप्लाई होगा एवरी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर, और जब वो सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर को, तो एडवांस टैक्स वो पे करेगा, कलेक्ट करेगा। डिडक्ट और कलेक्ट में फ़र्क है। डिडक्ट जो माल ख़रीद रहा है वो कलेक्ट करता है, जो माल बेच रहा है अब उसने इसको कलेक्ट करना है। तो इसमें कलेक्शन विद होल्डिंग में दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, डिडक्शन और कलेक्शन। जैसे वापडा है वो आपकी कलेक्शन करती है, जब आप पैसे दे रहे होते हैं किसी को 153 तो आप उसकी डिडक्शन कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली डिडक्शन में और कलेक्शन में ये फ़र्क है कि अब आपने 153 वाला जो है वो डिडक्शन होगी और 230G में आपने इसकी कलेक्शन करनी है। तो मैन्युफैक्चरर ने और कमर्शियल इंपोर्टर ने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर से इसकी कलेक्शन करनी है। और इसका रेट क्या होगा? फाइलर के लिए उन्होंने 0.1% और नॉन फाइलर के लिए 2% है। 2% है पूरा जी, हाँ जी पूरा 2%। और इसमें जो अभी तक FBR देखिए जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब 230A आया था, 231A सॉरी, कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर लगाया गया था। 2006 की बात है, मेरे सामने फाइनेंस एक्ट पे, और हमने इस पर तबसरा किया था जी कि चले 50,000 के नीचे की ट्रांजैक्शन है तो हम 50,000 के 10 चेक बना लिया करेंगे। लूप वो निकाले, लेकिन होता क्या है कि पहले FBR यूज टू करता है एक प्रोवेन देकर और फिर उसके बाद हार्ड स्टेप की तरफ जाता है। तो आस्ता आस्ता FBR ने पहले रूज टू किया है 2013 से लेकर अब तक, और अब ऐसा स्टेप ले लिया कि जी कि इन सेक्टर्स जो कि डिवाइड हो गए हैं वो पहले दे रहे थे, अब जो नए आए हैं वो भी खामोश बैठेंगे जी कि अब कौन मिल के आवाज़ बनाए है। रातों इकट्ठा ही वो 2013 में लगाते पूरे पाकिस्तान पे, तो शायद इतना इम्प्लीमेंट ना होता, ताज़े दोस्त स्कीम की तरह इस पर भी रेसिस्टेंस आती, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल एज सच नहीं है जैसे कि उन्होंने इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश की हुई है। और इसमें सिर्फ अभी तक जो एडवांटेज दिया उन्होंने कहा जी कि आपका जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो हम आपको वापस कर देंगे और आपकी जो फाइनल टैक्स लिएबिलिटी है उसके साथ नेट ऑफ कर देंगे। तो ये एडवांस टैक्स की एक शक्ल उन्होंने इसको बनाकर आपसे कलेक्शन कर रहे हैं। और फिर H में उन्होंने कहा जी कि एवरी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और कमर्शियल इंपोर्टर, या फिर इसमें कमर्शियल, हाँ, तो अगर वो देता है रिटेलर को माल तो उस सूरत में डीलर अनदर होलसेलर भी, अगर डीलर वो खुद भी अगर किसी रिटेलर को दे रहा है, अगर होलसेलर को दे रहा है, तो उस सूरत में भी रिटेलर को देना है। आपने जब भी रिटेलर को माल दिया जा रहा है तो फिर वो 230
एच उस पर उसने कलेक्ट करके जमा कराना है। और इसका जो रेट होगा वो फाइलर के लिए 0.5% है और नॉन फाइलर के लिए 2.5% है। और डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल हो तो सर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल हो तो उस पर नहीं है, उसमें मैं आता हूँ सर, उस पर आगे हम प्रेजेंटेशन में है मेरे। अभी तो हम चार्जिंग देख रहे हैं कि चार्जिंग किस पर लग रही है। तो ये 2G और H इस मेरे फ़र्क मैंने बता दिया है। इसके बाद जो डेफिनेशन दी गई है मैन्युफैक्चरर की वो हम लेंगे वहाँ से 153 सबसेक्शन 7 के पार्ट क्लास 4 से। वहाँ मैन्युफैक्चरर कौन होगा, लॉ के अंदर कहीं डेफिनेशन नहीं है, लेकिन विद होल्डिंग के सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी गई है। और मैन्युफैक्चरर का हमें मालूम भी है कि किसी हम जो शक्ल तब्दील करते हैं तो वो सब अपने इस माल का इस यूटिलाइजेशन को तब्दील, उसका पर्पज़ तब्दील करते तो वो फिर मैन्युफैक्चरर है। अच्छा जी, इसमें मेन कंसर्न रहेगा जी कि हमने जब पेमेंट कलेक्ट कर ली है तो हमने जमा कब करानी है। ये रूल 43 है हमारा। और रूल 43 जो है उसमें 2 कंडीशनें हैं। अगर तो वो सरकारी इदारा कलेक्ट कर रहा है तो उस सूरत में तो उसने सेम डे जमा करा देनी है। और अगर वो अदर देन कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसने जो कमिंग संडे आएगा उस संडे के बाद उसके पास 7 डेज़ है। अगर उसने मंडे को ट्रांजैक्शन की है, पैसे वसूल कर लिए हैं, तो उस सूरत में रेट जो कलेक्शन करनी है उसने वो करनी है, सॉरी रे पैसे देते हुए ये जो कलेक्शन उसने जब ट्रांजैक्शन करनी है वो करनी है। अगर मंडे को की है तो उसके पास संडे तक का टाइम है, फिर संडे के बाद नेक्स्ट 7 डेज़ है। और अगर उसने सैटरडे को या संडे को की है फिर उसके पास 7 दिन है। तो ये 15 दिन भी हो सकते हैं और 7 दिन भी हो सकते हैं। तो इस तरह उसने सरकारी ख़जाने मेरे चलान जमा करा देना है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न आती है कि हमारी विद होल्डिंग स्टेटमेंट के साथ चलान जाना है, ऐसी कंडीशन नहीं है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट के साथ इसका चलान का कोई ताल्लुक नहीं है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट आपने क्वार्टरली जमा करानी है और क्वार्टरली आपने चलान जमा कराया होता है तो उसके साथ आपने इसको अटैच करके उसकी ट्रांजैक्शंस को आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट 165 के अंदर इसको डिक्लेयर कर देना है। लेकिन जो आपकी ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट है, डेट ऑफ पेमेंट, उससे आपकी अगर आपने उससे डिले की है इससे मज़ीद तो भी सेक्शन 205 है, उसमें 12% पूरा क्लियर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आपको उस पीरियड का फिर महकमा लगा सकता है जितना आपने डिले किया है। और उसके बाद जो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे अदर लॉज के साथ, वो मैं अगर आपकी 230H की कलेक्शन 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो रिटेलर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। और दूसरी सूरत में जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर है वो लॉ के अंदर वैसे पहला क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 और क्लास ई के अंदर सेल टैक्स एक्ट 1990 में कि उसने सेल टैक्स में लाजमी अपना रजिस्टर्ड होना है। टर्नओवर से कोई ताल्लुक नहीं। तो इस तरह 1 लाख रुपए की उसका पीरियड कितना है? सर अगर तो उसका 237G(H) 1 लाख रुपये कट गया है, जिस साल में कटेगा तो उसे अगले साल में उसने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। लाजमी रजिस्टर उसके लिए उस साल में नहीं, उससे अगले साल, का है ना बेंचमार्क। नहीं, वो एक ही ट्रांजैक्शन पे एक ही तरह हो जाता है तो उसे अगले साल लॉ में जो वर्डिंग लिखी हुई है वो है कि सब्सिक्वेंट ईयर में वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा, चाहे एक ही जितनी भी हो जाए ट्रांजैक्शन अब आप 1 लाख सर 1 लाख से ऊपर चला गया तो फिर जितनी भी होंगी वो नेक्स्ट ईयर में सेल टैक्स में अपने आप को उसने रजिस्टर करवाना है। अगले साल तो उसका क्वांटम कम ही हो जाए इवन देन उसको रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये 237G और H ये आपको सेल टैक्स के तरफ भी लेके जाता है और उसकी पेनल्टीज भी फिर जो कॉन्सिक्वेंस है सेल टैक्स के वो भी आपने बियर करने हैं। और सबसे बड़ा जो इसका सेल टैक्स में लॉस है जो मैं समझता हूँ सेक्शन 73 सब सेक्शन 4 है। ये 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 73 सब सेक्शन 4 लोगों को मालूम ही नहीं है कि है क्या। अभी इस पर केस भी नहीं बने, ना ही महकमा अभी तरह इस तरफ इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आया है। बहुत कम मैं भी एक ट्रिब्यूनल में केस में गया हूँ, लेकिन वो गिनती के चंद केस हैं। अभी एस सच इसको पॉलिसी मैटर के तौर पर नहीं चेक किया गया जी कि आप पूरी इंडस्ट्री में कौन सेक्शन 73 के सब सेक्शन 4 की कंप्लायंस नहीं कर रहा। 73 सेक्शन तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि वो 50,000 की पेमेंट के ऊपर है कि आपने थ्रू क्रॉस चेक देनी है। 73 सब सेक्शन 4 में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि आपने जितना भी सप्लाईज 10 मिलियन से ऊपर किसी
अनरजिस्टर्ड पर्सन को देंगे ड्यूरिंग द ईयर, और उसके बाद पूरे साल में अगर वो 100 मिलियन से एक्सीड करती है, किसी पार्टिकुलर अगर आपने किसी शख्स को माल बेचा है और वो माल उस महीने में 10 मिलियन से ज़्यादा आपने माल सप्लाई कर दिया है, सेल कर दिया है, और वो शख्स अनरजिस्टर्ड है, तो जितना उससे ऊपर बिकेगा उसके अगेंस्ट जो इनपुट होगा जो आपने क्लेम करना है अपने रिटर्न में, तो वो आपको इनएडमिसिबल हो जाएगा। और अगर उस शख्स, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक आपका एक परचेजर है, उसका नाम है ए को आपने सप्लाईज दी, उस महीने में उसकी सप्लाईज 10 मिलियन से एक्सीड कर गई, और उसका 10 मिलियन से जैसे वो हो गई 12 मिलियन, 10 में से ऊपर चली गई। अब जितनी रकम भी है वो जब 12 मिलियन हो गई है, तो 2 मिलियन जो होगा उस 2 मिलियन के अगेंस्ट जितना आपने इनपुट क्लेम किया है परचेज के ऊपर, वो महकमा डिसअलाउ कर देगा इसको। और ए शख्स को आपने अब पूरे साल में कंपैरिजन करेंगे, क्या ए को आपने पूरे साल में कितनी सप्लाईज दी हैं, अगर वो 100 मिलियन पूरे 100 मिलियन से ऊपर हो गई है पूरे साल में, 10 करोड़ से ज़्यादा चली गई हैं, तो 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी आपने उसको सप्लाईज दी होंगी, उस सप्लाईज के अगेंस्ट जो आपका एट्रीब्यूटेबल इनपुट टैक्स है, जो आपने उस सप्लाईज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने इनपुट क्लेम किया है, तो वो आपको महकमा इनएडमिसिबल कर देगा। प्रैक्टिकली मेरी जिन्होंने लाभ बनाया उससे बात हुई है, कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि 2 मिलियन है, उसके पीछे एग्जम्प्ट परचेज़ कितनी है, जीरो रेट की परचेज़ कितनी है, 8 शेड्यूल में रिड्यूस रेट की परचेज़ कितनी है, और स्टैंडर्ड रेट में कितनी है। लेकिन महकमा फार्मूला लगाता है, वो क्या करता है जी कि वो ओवरऑल ही 12 मिलियन ही डिसअलाउ कर देता है कि ठीक है अपील से जाके रे कराएं। तो जब आप सेल टैक्स में आएंगे तो अनरजिस्टर्ड को माल बेचने का नुकसान ये भी है कि महकमा आपका भी इनपुट इस तरह भी डिसअलाउ कर देगा। और उसके बाद अगर 237G और H में जो लोग फॉल करते हैं, इनका टर्नओवर 113 से ऊपर चला जाएगा, तो उनको मिनिमम टैक्स भी पे करना है, इस पर कोई पाबंदी या कोई एजम्पशन नहीं है। और सबसे जो आखिरी जो बात है वो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है कि G और H अगर विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं, तो उस सूरत में उसमें 100 मिलियन की कंडीशन है। 100 मिलियन से अगर उनका टर्नओवर इंक्रीज़ कर जाता है ड्यूरिंग द ईयर, रहा वो विद होल्डिंग एजेंट हैं, तो उन्होंने जिनसे वो माल ले रहे हैं, जिसने उनका 236G या H काटा है, उनका 153 का टैक्स भी काटना है। 153 में पहले फर्में एजम्पशन सर्टिफिकेट ले लिया करती थी, अब कमिश्नर को बाकायदा लॉ के अंदर तब्दीली करके रोक दिया गया है कि वो 100% एजम्पशन सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगा। उसने अगर जारी करेगा तो 80% तक जारी करेगा। तो इस तरह कमिश्नर को भी 159 सेक्शन में इस पर केस भी हो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि जी 30 जून से पहले जो एजम्पशन जारी कर दिए गए हैं तो वो तो वैलिड है, लेकिन कमिश्नर ने उनको रिकॉल कर लिया है और उनको वापस रिड्यूस रेट पे ले आए हैं। अब 100% एजम्पशन ख़त्म हो गई है। अब G और H वाला एक तो अपना टैक्स भी कटवाएगा, दूसरा वो जो मैन्युफैक्चरर है जिससे वो माल परचेज़ कर रहा है उसका भी उसने 153(1)(a) के अंदर बड़ा क्लियर लॉ के अंदर है कि उसने उसका टैक्स काटना है। और इसमें अगर कोई रिलीफ दिया गया है वो सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 के अंदर क्लास 24C और 24D के अंदर है। 24C और 24D 0.25% कहता है जी कि विद होल्डिंग आपने करनी है, और 0.25 कहता है जी कि आपने टर्नओवर टैक्स 113 का पे करना है। लेकिन वो किस सूरत में होगा? वो सूरत में होगा कि जो शख्स टैक्स क्लेम करना चाह रहा है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी होगा। और अगर वो रिटेलर है तो रिटेलर के लिए उसके लिए फिर टायर 1 की कंडीशन भी है। ये टायर 1 POS जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन कहते हैं, ये बेसिकली उस तरफ लेके जा रहे हैं सबको कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सेलर आप जब सेल टैक्स में आएंगे तो आने के बाद उनको अल्टीमेटली फिर जो रिटेलर होगा उसको पॉइंट ऑफ सेल टायर 1 की मशीन भी अपने पास लगानी पड़ेगी। और इसमें सिर्फ 2 एक्सक्लूज़न है। 2 एक्सक्लूज़न ये हैं कि अगर सप्लाई अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर को करते हैं
मैन्युफैक्चरर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहा है, या होलसेलर किसी मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहा है, तो उस सूरत में 230G और H एप्लीकेबल नहीं है। या दूसरी सर ने जो बात की है कि हम एंड कंज्यूमर को माल देते हैं, जब हम एंड कंज्यूमर को माल देते हैं तो उस सूरत में भी आपको फिर इसका 236G और H का इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एविडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। FBR छोटे मोटे एविडेंस शनाख्ती कार्ड नंबर को नहीं मानता, उसके लिए आपकी रिटेल शॉप होनी चाहिए। और रिटेल शॉप जैसे मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी आउटलेट्स बनाए हुए हैं, तो वो आउटलेट्स आपके 181 का फॉर्म है, उसके अंदर भी उसका अंदराज होना चाहिए। ये सारी सूरत हाल होगी तो आपके पास उसका फिर कैश काउंटर भी होना चाहिए, एज ए रिटेलर आप काम कर रहे हैं, और फिर जाकर आप इसको अजम्पशन को क्लेम करेंगे। और इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं 230G और H को ना अप्लाई करने के ला में, अभी इस पर इतना बड़ा कोई पेनल्टीज़ का प्रोविजन नहीं है। 230G और H में अगर आपने विद होल्डिंग नहीं भी की तो 12% आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होगा, और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उस वक्त तक, अगर आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एज सच उस पीरियड के लिए होगा जिस पीरियड तक जिसकी आपने विद होल्डिंग करनी थी, उसने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई, क्योंकि ये एडवांस टैक्स है। अगर जो अब तक विद होल्डिंग्स नहीं हुई तो कोशिश करें, जिनका आपने सप्लाईज दी हैं और जिनकी विद होल्डिंग आप नहीं कर सके तो अब उनकी रिटर्नें जा रही हैं, अगले साल जाएंगी, तो फौरी तौर पर उनकी रिटर्नों की कॉपी ले लें। एडवांस टैक्स के ऊपर जो कानून की जो पहली कंडीशन रही है कि जी कि आपको एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल का मतलब है जी कि जब आपने अपनी रिटर्न जमा करा दी है तो उसके साथ क्लेम करना था, और अगर किसी का आपने 230G और H नहीं काटा तो उस सूरत में फिर वो साल बाद जब उसकी रिटर्न आपके पास होगी तो आप FBR में जाकर अगर नोटिस आता है आपका 161 का, तो आप क्लेम आप अपना राइट रखते हैं कि बता सकें जी कि उसका तो टैक्स लियाबिलिटी पूरी हो गई है, मेरे पे अगर कोई 12% डिफ़ॉल्ट चार्ज बनता है तो मैं जमा कराने को तैयार हूँ। तो इसके साथ बाकी कोई पेनल्टीज़ वगैरह अलहदा से नॉन कंप्लायंस की 182 के अंदर इस सेंस में इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज 205 का FBR लगा रहा है। जी, प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन हो? 12% नहीं है या कायबोर वाला कर दिया? सर कायबोर वाला 205 में एडवांस टैक्स जो 147 के अलावा, विद होल्डिंग के अलावा जो आपका टैक्स दूसरा बनता है रिटर्न के साथ, जो आपने रिटर्न के साथ पे करना था और वो आपने पे नहीं किया, 12% रहा कायबोर प्लस 3% जो होगा वो उस सूरत में अप्लाई होगा। ये सेक्शन है 205 सब सेक्शन 3। तो 147 के लिए भी जब आप अगर नहीं जमा कराते और तो उसके लिए भी 12% ही कायबोर का उसका ताल्लुक नहीं है, और इसके ऊपर भी कायबोर अप्लाई नहीं होगा। ये जो बात हो रही है कि डायरेक्ट कंज्यूमर को जो सेल होगा, तो क्या उस सूरत में POS लगाना पड़ेगा? सर आप देखें, अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 43A रिटेलर को डिफ़ाइन करता है, अगर आपकी उस कैटेगरी में आप फॉल कर जाते हैं तो फिर लगवाना, आपके जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए मेरे हिसाब से तो अब मेरे जो मैंने प्रैक्टिस देखी है, अब POS लगवाए बगैर गुजारा नहीं है। आप मशीन रख लेते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड की, तो POS उसने भी लगवाना है, और FBR के पास इतने ज़्यादा अख्तियारात दे दिए गए हैं POS में कि वो जाएं और एक नोटिस देने के बाद सील कराएं तो 5 लाख रुपये जुर्माना है। जिन लोगों ने ये पॉइंट ऑफ सेल मशीनें नहीं लगाई और जिनके पास आज से साल 2 साल पहले बैंक से उन्होंने डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन ली थी, उन लोगों को तो बहुत हार्श किया। अपना खाने वाले में तो बड़े केस हार्श किस्म के आए हैं कि दुकानदार रो पड़ेंगे, सर हमारा काम नहीं चल रहा था, 6 महीने के लिए हमने मशीन ली थी, 6 महीने बाद वापस कर दी, इन्होंने बैंक से डाटा लिया है, नोटिस भी हमें गलत सेक्शन का दिया है 230H का, और आगे इन्होंने हमारा दुकान को भी सीज़ कर दिया है। उसके बाद चीफ साहब से मिले तो उन्होंने सिर्फ इतनी मेहरबानी की कि मैं इसकी आपकी 5 लाख की किस्तें बना दूंगा, इंस्टॉलमेंट पे आप जमा करा दें, लेकिन रुपए की भी गुंजाइश नहीं है। या तो आप जाएं हाई कोर्ट जाएं, या किसी अपना कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इसको आप वहाँ से ऑर्डर ले आएँ। जफर साहब ने ये करवाया मुल्तान में भी हुआ जी, लेकिन वहाँ से एक बात आपने फरमाई है कि एक नोटिस देते हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक POS लगा है जी, बंद था कुछ दिनों से, उनको हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो इन्होंने बगैर नोटिस के उसकी दुकान सील कर दी, तो वो भी हमें परेशानी है।
सर ये बड़े मसले आ रहे हैं, इवन के यहाँ तक मसले आ रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सेल, अब ये सॉफ्टवेयर इनका एक तजर्बाती दौर से जो गुजर रहा है, तो उसमें कुछ इनवाइसें डुप्लीकेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, 3 टाइम्स हो जाती हैं, या फिर पॉइंट ऑफ सेल की मशीन ख़राब हो गई है तो फिर मसले आते हैं। तो कोई भी एक बंदा वो भेज देते हैं अपने ऑफिस का मुलाजम, और वो जाके रसीद ले आता है, कच्ची ले आता है, पक्की ले आता है, अगले दिन वो आगे सील कर जाते हैं। तो नोटिस नहीं दे रहे, नोटिस भी नहीं दे रहे। तो अरे हमारा बेसिकली पर्पज़ है एजुकेट करना। जैसे ही आपकी मशीन ख़राब हुई है तो फौरी तौर पर आप अपने वकील से रब्ता करें, और वकील साहब चीफ साहब को एक लेटर डाल दें, चाहे वो सच्चा है चाहे झूठा है, नहीं सच्चाई लगाना है। लेटर भी डाले फिर भी दे जाए। लेटर डाल दें, उनको बताएं जी कि हमारी मशीन ख़राब हो गई है, हमने जो आपका टेक्नीशियन है, हम खुद तो इसको सही नहीं कर सकते, कोई टेक्निकल आदमी ही आएगा जो इसको सही करेगा। तो लेटर भी डाले फिर भी कर दें। नहीं सर, उसके बाद अगर उन्होंने किया तो ज्यादती की है, FBI का रिहार्ड इस पर। अर्ज करूँ भाई वो क्या करना है फिर। एहतशाम साहब बैठे हैं, इनके याद होगा, हम रोटरी की एक कन्वेंशन में गए 2017 में बरादी, तो वहाँ जब हम एक स्टॉप ओवर पे रुक के, जहाँ पे बसें वगैरह रुकती हैं, तो हमने जनाब को कोक शोक ली, उससे 2 टेल लिए, तो उसकी मशीन नहीं चल रही थी, उसने हमारे हाथ से पकड़ ली। हमने कहा अभी क्या प्रॉब्लम हो गया तुम्हें? वो कहने लगे जी मेरी सेल मशीन बंद है, मुझे वापस दे दें, आप खड़े हो जाए, जब चलेगी फिर आपको खो। तो ये तो आप एडवांस चीज़ें पहले देख चुके हैं। हाँ जी, देख चुके हैं। लेकिन ये आपके जाने की बरकत से ये उन्होंने यहाँ नाफिज किया है। हाँ मैं जी। समझ आप जानते कि ना जानते तो फिर ना इसमें वाक़यात पेश आते। अच्छा, तो इजाज़त है जी, कोई आप दोनों माशाल्लाह तीन जो है ना नहीं, इस पर थोड़ी सी मैं आप ऐड कर दूँ कुछ। जी जी बिल्कुल लगेगा सर, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जब भी इम्पोर्टर माल देगा, किसको भी देगा, उसने काटना है। ये मैंने बड़ा क्लियर कर दिया है, इसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो सबकी H पढ़ेंगे ना, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। H में लिखा हुआ है जी कि अनदर होलसेलर, और डीलर को भी आप माल देंगे। अगर एक डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किसी दूसरे होलसेलर डीलर को भी देता है, तो उस पर भी 236G जो H है वो लगना है। सर कमर्शियल इम्पोर्टर ने तो जब भी सप्लाईज देनी है, उसने तो दूसरे से लेना है, उसने उसने करनी है जिसको माल दे रहे हैं। अब क्योंकि कमर्शियल इंपोर्टर की सर रिटर्न फाइनल वो जो है ना टैक्स पेमेंट फाइनल नहीं है। सर अब इम्पोर्टर की जो कमर्शियल इम्पोर्टर की जो आप डेफिनेशन ले रहे हैं, वो हम डेफिनेशन वो लेंगे जो कि लॉ में दी गई है कि जब अपना माल इंपोर्ट करेगा फिर बेचेगा। जब आपने किसी दूसरे कमर्शियल इंपोर्टर को जो क्लेम करता है कि मैं कमर्शियल इंपोर्टर है, जब आपने उसको सप्लाईज दे दी हैं, देन उस सप्लाईज के लिए वो कमर्शियल इंपोर्टर नहीं रह गया, वो होलसेलर बन गया उस सप्लाईज के लिए। तो आप फॉर्म 181 की जो आपने क्लास ली हुई है उस पर ना जाएं, उस ट्रांजैक्शन की नेचर पर जाएं, आप उसका सब्सटेंस क्या है, तो वहाँ पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिवेल कर जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सेल करता है तो फिर क्या होगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि आउटलेट बनाएगा, एस्टैब्लिश करेगा। सर मैन्युफैक्चरर भी अगर माल देता है, डायरेक्ट उसके आउटलेट रिटेलर की बात करना वो तो सर, रिटेलर सर 230H में जी तो लगेगा ना सर H बड़ा क्लियर करता है कि सर इसमें लिखा हुआ है, H में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, एवरी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और कमर्शियल इंपोर्टर अगर वो माल बेचेगा सेल टू रिटेलर, एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर अगर माल देगा डीलर किसी दूसरे होलसेलर को, और तो उस सूरत में ये 230H लगेगा। सर सर्विस प्रोवाइडर को माल देगा तो जब वो सप्लाईज ले लेगा तो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर उस गुड्स के लिए तो नहीं होगा ना। अच्छा, ये जो होटल वगैरह होते हैं जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, ये इस पे ये मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आएंगे या क्या होगा? सर जी ये सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आएंगे। सेल टैक्स, प्रोविंशियल सेल टैक्स में ये इनके ऊपर बाकायदा FBR का और PRA का आपस में एक डेलिब्रेशन सेटल इशू हो गया कि ये सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुकिंग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा।
और ये प्रोविंशियल के अंडर आएगा, फेडरल के अंडर नहीं आएगा। हालांकि सप्लाई ऑफ गुड्स फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, लेकिन ये क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं, अगर सर्विस रेंडेड में यानी कि काउंट होगा तो लिहाजा ये प्रोविंशियल का PRA का। जी सर कोई ये इजाज़त है जी इमरान साहब? जी हाँ, सर। हाँ, वो चार पॉइंट है जो यही क्लियर करना है। आपने फरमाया कि 236 ऐप के तहत जो है ना जी, अगर उसका ₹1,00,000 कटता है तो फिर वो POS लगा देगा। शेयर टैक्स में रजिस्टर्ड होगा तो POS लगाएगा। ये POS वो भी तो अगले साल करना पड़ेगा रजिस्टर, वो तो लाइबल टू सर सेल टैक्स में सर 1,00,000 की कंडीशन में वो अगले साल के लिए अप्लाई होगा। मैं पढ़ देता हूँ सर अगले सेक्शन। साल जो होगा तो फिर POS भी तो अगले साल लगेगा। जी POS भी अगले साल के लिए। आ ही जाएगा। SRO है ना जी 350 है, ये क्या है, वो तो अगले साल की बात नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर वो रिटेलर 236 एच जो है वो उसमें ऐसे भी उसके सप्लायर होंगे जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको वो भी तो मसला बनेगा ही। मतलब वो रेट चेंज हो जाएगा ना। सर रेट भी चेंज होगा, और अगर आप उसको सप्लाईज देते हैं एक महीने में 10 मिलियन से ऊपर, तो उसके ऊपर जो आपका अपना इंपोर्ट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। इनपुट बेस 73 सबसेक्शन 4। वो तो होता है भी आप थ्रू बैंकिंग चैनल का। सर बैंकिंग चैनल के बाद ये मैंने पहले क्लियर किया कि इस पर अभी FBI ने छोटे मोटे केस तो बनाए हैं, अभी इसको ओवरऑल एज ए पॉलिसी मैटर चेक नहीं किया। मतलब प्रैक्टिस नहीं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आते से 90% केस इसी पे आ जाएंगे जो आपने सप्लाईज दी हैं। बीइंग ए सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज दी हैं और वो एक महीने में 10 मिलियन से ऊपर और पूरे साल में 100 मिलियन से ज़्यादा हो गई हैं। बताएगा उसकी तो प्राइवेसी है, वो हमें कैसे। सर वो आपने उसका सेल टैक्स नंबर NTA से चेक कर लिया है ना जी कि वो सेल टैक्स नंबर में अनरजिस्टर्ड है, तो आपने उसको। वो हम तो रजिस्टर नहीं करा सकते हमारा। सर आप नहीं करा सकते, सप्लाईज उन्होंने मना कर दिया कि उसको 1 करोड़ से ऊपर सप्लाईज ना दें पूरे महीने में। तो सर और देगा तो वो कहते हैं जी कि सबसे मुस्तफीद हो। ये उन्होंने इकानमी का जो सर्कल है ना सर, सब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें यही इसके 4 सप्लायर है और 4 सप्लायर से सबसे वो सर आपने सिर्फ आपकी बात हो रही है, आपकी अपनी जाती बात हो रही है। आपके अपने तौर पर उसको। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, मेरी सप्लाई उससे 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, यही आप कहना चाहते हैं? ऐसे ही है सर। अगर वो 4 सप्लायर से लेते अगर सर ये पहले नंबर में थोड़ा क्लियर कर दूं सर, ये कंडीशन जो मैं बात कर रहा हूँ 73 सब सेक्शन 4 ये अप्लाई होती है उन सेक्शन पर जो कि सेल टैक्स में लाजमी है कि रजिस्टर्ड हो। इसमें डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर, ये 3 कैटेगरीज के लिए ये लाजमी है। बाकी जो सर आप बात कर रहे हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे रहे हैं, तो रिटेलर के लिए लाजमी नहीं है कि जब कि उसका 1 लाख से ऊपर टैक्स कटेगा तो वो सेल टैक्स में रजिस्टर होगा, तो आपको उसका नहीं मालूम। हाँ जी बिल्कुल यही मैं आपको नहीं मालूम क्या जी कि उसका 1 लाख से ऊपर टैक्स कटा कि नहीं कटा। लेकिन होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, अगर आप इनको सप्लाईज दे रहे हैं तो ये लॉ के अंदर बड़ा क्लियर है कि दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। ठीक है। दूसरी बात ये मेरी है जी, ये क्वेश्चन ये है कि 236 जी के हवाले से, एच के हवाले से तो हम अपने रिटेलर्स को उधार देते हैं, वो कोई पैसे हमारे 2 महीने बाद आते हैं, कुछ 3 महीने बाद आते हैं, तो ये कोई डूब भी जाते हैं, तो ये उस सिलसिले में क्या होगा? हमें उस पर भी जो उधार दिया है या डूब जाते हैं खुदा न खास्ता, उसमें भी टैक्स जेब से देना पड़ता है? सर उसमें ऐसे कि इनवाइस के ऊपर टैक्स नहीं देना आपने। ये विद होल्डिंग टैक्स की सबसे खूबसूरत अपना अभी तक लॉ के अंदर खूबसूरती रही है कि इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ जी कि जब आपके पास कैश की ट्रांजैक्शन हो जाएगी उस वक्त अट्रैक्ट करेगा। 153 वाला रे भी उसी तरह ही है सर, जब पेमेंट होगी तो आपने उसकी कलेक्शन करनी है। कलेक्शन है ना सर, ये कलेक्ट करके आपने देना ना सर। करता हूँ मैं जिन कंपनियों से हमारी कारोबार चल रहे हैं जी सर, उनसे पेमेंट लेते हैं महीने के बाद, लेकिन वो हर इनवाइस के साथ जो है ना 236 जी जो है वो 0.1%। सर वो पहले काट रहे हैं तो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अदरवाइज पेमेंट के साथ इसका ताल्लुक है। नहीं, अगर हम देते हैं रिटेलर को तो हम क्या करें? हम कह सकते हैं जी हमारे पैसे डूब गए लिहाजा ये टैक्स जो है। सर अगर तो डूब गए हैं तो उसके लिए बैड डेट्स की एक पूरी प्रोविजन है लॉ के अंदर, वो आपका अकाउंटेंट तफसील से समझाएगा। नहीं, पहली तो बात यह है कि आपने क्या उसके खिलाफ केस किया है कोर्ट ऑफ लॉ में। पहली तो बात यही है ना, देखो आपके पैसे डूबते हैं तो नहीं सर, ये बैड डेट्स का पूरा तरीक़ेकार है।
पूरा बड़ा तरीका मुश्किल है। वो नहीं, मुश्किल नहीं है सर, अब मुश्किल हो गया है जब से हमारे जो इधर अपडेट करना रहा, केस करना, सिविल सूट करना महंगा कर दिया है। अल्लाह करे वो फीसा कम हो जाए तो रे, तो आपके अपने किसी को कहें वो जाके 200 रुपये का उसका पहले वो पेपर लगते थे, सिविल सूट हो जाता था सर 200 रुपये में तो वकील का मुंशी नहीं लेता। सर। वो सिविल सूट की बात कर रहा हूँ, अब तो उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये तो नकलें कर दी हैं। वही मैं कह रहा हूँ। अब अल्लाह करे कीमत प्राइस कम हो जाए। कोई नहीं हमारे पास क्या हमने इसको क्रेडिट दिया हुआ या तो उसका कोई चेक हो, चेक में तो वाला कोई एविडेंस नहीं होता ना, हमारे पास प्रूफ ही कोई नहीं है। और एक बैड सिंपल हो- इनवॉइस दी सर है, इनवाइस दी है, दूसरे बिल्टी है आपके पास, तीसरे नंबर पर गेट इन गेट पास, उसका भी गेट इन गेट पास, बिल्टी वाले का आपके पास इतने बहुत है ऑर्गेनाइज काम कहाँ है यार यहाँ पे सर। दुकानदारों के पास। अब ये चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करके फिर आपने सिविल सूट करना है। मुझे एक शेर भी याद आ गया जी सर, बिल्कुल सुना है जी कि दर्द सर के वास्ते संदल लगाना मुफीद है। दर्द सर के वास्ते संदल लगाना मुफीद है, इसको घिसाना और लगाना ये भी एक दर्द सर तो है। तो वही बात हो गई, हम तो रोल अच्छा, गए। इसी के मुकाबले में एक आपको बताता हूँ कि 1991 में उस वक्त तक जो है ना सबसे मेन मसला होता था, ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे ना, उनका टैक्स कट जाता था और रिफंड का ही मसला होता था। मुझे याद है RCIT साहब उस वक्त लाहौर से आया करते थे, तो हादी साहब हमारे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा जी हमारे 3 मसले हैं, आप 3 मसलों में से कोई एक मसला हल कर दें, हम समझेंगे हमारे 3 मसले आ गए। कहने पहला मसला हमारा है रिफंड का, रिफंड वही कॉन्ट्रैक्टर्स का रिफंड होता है। दूसरा मसला है वो भी बाई चांस रिफंड है, बाई चांस वो भी रिफंड ही है। अच्छा, अच्छा, तीसरा वो तो मसला खैर वो भी रिफंड ही है। वो तो इनमें आज से तक एक मसला आज हल भी कर है दिया। ना जी। अच्छा, उन्होंने जो मसला हल किया ना, उन्होंने इसको फाइनल डिस्चार्ज कर दिया। ये तो अच्छा हो गया, FTR में आ गया। नहीं, बहुत अच्छा क्या हुआ, वो रिफंड लिया करते थे, कंट्रैक्टर रिफंड लिया करते थे। वो यानी कि वो समझे कि ना सर होगा तो ना दर्द होगा, वही मैंने कहा अच्छा हो यानी कि गया। ना सर होगा जान तो ना दर्द होगा। अच्छा, तो जो- उन्होंने फाइनल डिस्चार्ज कर माफी दिया, चाहूंगा जो जी। कट गया वो गवर्नमेंट का है। और आपने फरमाया है कि 10 करोड़ के बाद अगर कोई 2 करोड़ के अगला उसको पूरे साल में सर, एक करोड़ एक महीने में और पूरे साल में 10 करोड़ किसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज देने की सूरत में। फिर जो ऊपर वाला 2 करोड़ की सप्लाई है उसका क्या उसका सर उसके अगेंस्ट जो आपका इनपुट टैक्स है परचेज के लिए, जो प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया अपने रिटर्न में, सेल टैक्स की रिटर्न में, वो इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन की तरफ महकमा चला गया, वो इस बात को रोक रहा है। रात तो इसके दो सूरतें हैं। रात तो वो चाह रहा जी कि सेल टैक्स में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको ज़्यादा माल मार्केट में मिले ही ना। दूसरी कंडीशन ये कि वो चाहते हैं जी कि सर्कुलेशन ऑफ हो जाएगा जी कि एक मैन्युफैक्चरर का ही डीलर ना हो, वो कभी 1 करोड़ का माल एक से ले ले, दूसरे करोड़ का माल दूसरे से ले ले। लेकिन वो उस सूरत में अगर वो डीलर, होलसेलर और सब आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो पर्सन होगा जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट है और जिसकी लॉ में क्लियर वर्डिंग लिखी हुई है। अच्छा, दूसरी सर बात हो रही थी जो 1 लाख रुपए वाली कंडीशन की कि वो कब एप्लीकेबल होगा। ये 243A में सेक्शन 2 है, उसमें 43A की क्लास है रे जी में लिखा हुआ है कि रे बेसिकली सेक्शन 14 में नहीं लिखा हुआ, जी में लिखा हुआ है। सेक्शन 14 में उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि उसने रजिस्टर भी होना है। इसमें लिखा हुआ ए रिटेलर हुज डिटेक्टेबल विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 270G और H ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 consecutive months has exceeded the threshold as may be specified by the board through notification in the official gazette। इसमें पिछले साल की बात भी नहीं है सर, इसमें 12 महीने की बात की गई है 12 महीने कि पिछले 12 महीने में जिस महीने हो जाएगा तो उससे अगले महीने में। रे थोड़ी सी इस्लाह हो गई है मेरी भी, मैं इसको साल पा रहा था। रे आपने जुलाई से नहीं होगा, ठीक है, जब 12 महीने जिस 12 महीने में वो 1 लाख से ऊपर चला गया तो उससे अगले महीने उसने पॉइंट ऑफ सेल लगाना है। और पॉइंट ऑफ सेल उस वक्त लगेगा जब वो सेल टैक्स में अपना होगा, हाँ रिश्ता होगा। उसकी मजबूरी है कि लेगा भी उससे पॉइंट ऑफ सेल लगना है उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड होगा। हाँ जी, सर इसमें पॉइंट ऑफ सेल भी 2 तरह के हैं। पहले लगेगा फिर रिटेलर में रिटेलर अगर वो GST रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर नहीं लगेगा पॉइंट ऑफ सेल। सर ऐसे ही है। नहीं जिस तरह सर बिल्कुल लगेगा। अगर रिटेलर भी टायर 1 में फॉल कर जाता है, टायर 1 का एक अलग टॉपिक है वो, अगर वो टायर 1 के अंदर आ जाता है, इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 43A है, तो वो उसमें फिर उसने अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर कराना है।
पॉइंट ऑफ सेल भी दो तरह के हैं, एक है इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ सेल, एक है सेल टैक्स का। हम टायर 1 सेल टैक्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, बाकी जो अभी FBI ने इनकम टैक्स में पॉइंट ऑफ सेल लगवाया है वो सर्विस सेक्टर पर लगाया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और इस तरह के जितने भी पैथोलॉजिस्ट, लेबॉर्ट्रीज, प्रोफेशनल लोग हैं अभी, हाँ रिटेलर्स भी हैं, तो उनके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल इनकम टैक्स का अलग लगेगा, वो अलग एक प्रोविजन है। जो दोनों में है वो दोनों दो लगेंगे उसके बाद? सर 2 मशीनें होगी, दोनों को होगी आपकी टेबल। नहीं, मशीन एक ही लगेगी, लेकिन उसमें वो जो सर आपका अगर POS वाली सेल टैक्स वाली है तो वो तो उसका भी सर अपना पर्पज़ पूरा कर देगी। उमर भाई कहाँ मसला ये है कि हमारे बैरिकेड्स ने हमारे लॉ तो बहुत बना दिए, उन्होंने ये नहीं देखा कि पीछे से हिसाब किताब क्या है, कितने मैन्युफैक्चरर हमें इनवाइस देते ही नहीं है इनवाइस। सर जहाँ पे आपको डॉक्टर्स की आप बात करें, जहाँ हॉस्पिटल भरे हुए कितने पॉइंट ऑफ सेल लग रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास लगा हुआ सर शाम को 4-4 लाख रुपए लेके जब वो 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा वो तो जो और यार जो फंड सर जाएगा डॉक्टर के लिए हमारे साथ अब ये कि हमारे मैन्युफैक्चरर तो हमें इनवाइस देते ही नहीं है। सर डॉक्टर के लिए कंडीशन और भी लगा दी है, और वो कंडीशन रही है कि जहाँ पॉइंट ऑफ सेल लगेगा हर पॉइंट ऑफ सेल पे उसने कैमरा भी रिकॉर्डिंग करनी है और 3 माह उस रिकॉर्डिंग को अपने पास सेव रखना है। अच्छा हाँ जी, अभी आपके लिए कंडीशन नहीं आई, ये सेल टैक्स वाले के लिए नहीं आई, उसके लिए कंडीशन भी है कि वो कैमरे की रिकॉर्डिंग रखेगा। कल हो सकता है कि FBI आपसे IP एड्रेस मांग ले कि इसको ऑनलाइन भी करें और हम इसको इस्लामाबाद में बैठ के चेक करें। इसमें एक चीज़ मैं इजाफा कर देता हूँ इसी के साथ। गुजारिश ये है, ये जो अभी पॉइंट ऑफ सेल की बात हो रही है, ये टैक्सेस जो है ना, सेल टैक्स, एक तो सेल टैक्स है ऑन गुड्स जो फेडरल गवर्नमेंट लगा रही है, एक सेल टैक्स है ऑन सर्विसेज जो पंजाब गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लगा रही है, PRA। तो ये PRA में ये पिछले साल उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया था, ये डॉक्टर ये सारे उन पर आ गए थे, लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी मिलकर उनके पास गए और उन्होंने उसको पेंडिंग करा लिया, वरना ये पिछले साल परा की तरफ से ये कानून आ चुका है, वो उन्होंने पेंडिंग करा दिया। अब ये जो कानून आया है पॉइंट ऑफ सेल का, ये इनकम टैक्स के कानून फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया है। अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया तो उन्होंने इन सारे सेक्टर्स को, जितने भी सर्विसेज सेक्टर हैं, उन सबको कवर किया है। इसलिए कवर किया है कि ये सारे लोग अटैच हैं बिजनेस के साथ, डॉक्टर भी अटैच हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी, स्कूल कॉलेज, ये बच्चों के मतलब मुख्तलिफ हवालों से एक दूसरे के अटैचमेंट है। वोकला भी सारे जो है ना, उसमें जो है ना, जो वोकला जो है उन्होंने वो वोकला सिर्फ जो टैक्स कंसल्टेंट है वो उसमें लिए हैं, अभी जनरल जो है ना वोकला वो नहीं आया, क्योंकि वो एक अलग कम्युनिटी है स्पेसिफिकली, तो ज़रा मोहतात तरीके से उनको हाथ डालना है। इस वजह तगड़ी सोसाइटी भी है। अच्छा, इसके साथ इसकी जो बुनियादी बात है ना, मैं एक अर्ज़ करता हूँ, आप सारे अहबाब को इस बात का इदराक है कि आज से कम 5 साल पहले एक प्रोविज़न आई थी सेल टैक्स में। प्रोविज़न ये आई थी कि जब आप इनवाइस इशू करेंगे, अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसका शनाख्ती कार्ड डालेंगे, याद है आप सबको याद होगी, लेकिन वो अक्रॉस द कंट्री थी। जब वो उसमें प्रोविज़न आई और अक्रॉस द कंट्री थी तो सब ने जो है ना लाला लाला की हल्ला शेर मचाई और वो अल्टीमेटली वो प्रोविज़न उन्होंने विड्रा की। जिस दिन ये प्रोविज़न अब आई है उन 22 सेक्टर, पहले चूँकि 22 सेक्टर थे इसमें, हाँ ये 22 सेक्टर इसमें थे, अब जब उन्होंने उन सेक्टर को हटा के जनरल कर दिया तो उसी दिन मैंने कहा था कि अब ये सब पर एप्लीकेबल है और सब जो पहले शनाख्ती कार्ड देने से अवॉइड कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी, अब उनको हर हाल में देना पड़ेगा। इस वजह से देना पड़ेगा, लॉ में ये नहीं लिखा हुआ, ये भी वजाहत कर दूँ, लॉ में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि उनके साथ, लेकिन उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, पहले होती थी हम बल्क जो है ना वो डाल देते थे अनआइडेंटिफाइड लोगों की जो है ना बल्क, ये अनरजिस्टर्ड को हमने जो है ना ये सेलें की हैं, उसमें मसलन आपके 100 क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, क्लाइंट कस्टमर हैं, तो उसमें आपने लिखा कि जी 10 तो जो है ना ये हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनके कवायद डाल दिए, वेरियस डाल देते हैं। हाँ वो मतलब है कि लमसम, बाकी जो 90 हैं उसको आपने एक जनरल एंट्री इकट्ठी करके तो डाल दी और वो चले गए। अब उन्होंने ये सॉफ्टवेयर में इस बात की है कि वो ये जनरल एंट्री हो नहीं सकती। अच्छा, हाँ जी, उस वजह ये लॉ में नहीं लिखा हुआ कहीं भी शनाख्ती कार्ड का, लेकिन वो आप डाल नहीं सकते। टैक्स काटना भी लाजमी है, 236 GH वाले जी वाले जो है ना वो मैन्युफैक्चरर काटेंगे और इम्पोर्टर ने काटना है, कमर्शियल इम्पोर्टर ने।
लेकिन जो आगे जी है नहीं एच है, एच वो सारे आगे पूरी मार्केट ने सारे बाजार में पूरे पाकिस्तान में काटना रिटेलर को जो माल है देंगे जो भी देगा। अब इसमें चूँकि ये कंडीशन है सॉफ्टवेयर में कि हर एक के अलहदा आपने जो है ना उसके कवायद डालने हैं, नाम डालना है और कवायद डालेंगे, कवायद वो सारे चीज़ आ गए ना जी। अब जब आप कवायद डालते हैं उसमें तो कवायद अगर वो सेल टैक्स में इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है तो वो डाल देंगे, और उसी को बेस बनाया हुआ अप्रेंटिस आप शनाख्ती कार्ड ही उसका, अगर नहीं है तो फिर शनाख्ती कार्ड डालेंगे ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो। तो इस तरीके से उन्होंने काबू किया है। पिछले महीने भी जो डाली है ना जी, वेरियस सेल डाल के हमने वो सेल टैक्स नहीं वो तो आपने कर दी, लेकिन वो जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, या हो सकता है कि अभी नहीं। इन्होंने इतना उसको ना किया हो सकता है। बेसिकली क्योंकि हर एक चीज़ तारीख को डाली है वो ऐसे। अच्छा एक बात फरमाया जी कतक अच्छा मुझे इधर से हिदायत भी आ गई है, जल्दी ख़त्म करें। तो वो ये है जी कि क्या मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मेरे 4 सेल पॉइंट हैं, तो क्या हर सेल पॉइंट पे अलहदा POS हो? जी हाँ जी सर, हर कंप्यूटर पर अलग होगा, जहाँ से इनवाइस निकलेगी हर कंप्यूटर पर अलग होगा। और 237G और H जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला आ रहा है, मैं उसको साइड स्किप कर गया, टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो उसमें मैं थोड़ा सा ना आसानी के लिए कि चलान बनाना मुश्किल हो रहा है लोगों को। हमारे अनवर कीन साहब आज आए नहीं हैं, मुझे बार बार फ़ोन करते हैं जी कि मेरे तो सुबह से लेकर शाम तक मैं चलान बना रहा होता हूँ, तो एक लड़का रखा हुआ जो शाम को होता है तो पता लगता है कि 200 पार्टियों को एंट्री हुई है। इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप FBR के सॉफ्टवेयर IRS में जाके चलान ना बनाएं, EFBR में जाके उसको एंट्री ना करें। एक एक्सेल की फ़ाइल है, उस एक्सेल की फ़ाइल को आप डाउनलोड कर लें, मैं शफीक साहब को वो शेयर कर दूँगा फ़ाइल। उस फाइल में आपने सिंपली सिर्फ अपने कंप्यूटर से वो डाटा एक दफ़ा टाइप करवाना है। आप अगर सॉफ्टवेयर आपके पास है तो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर ऑपरेटर को बुला के एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का उससे फार्मूला ले लें। वो उस फॉर्मेट में जब एक्सपोर्ट कर देगा, जितनी भी पेमेंटें आ गई हैं आपके पास, जितनी भी पेमेंटें आपने वसूल कर ली हैं, जिनको आपने 7 दिन में चलान जमा कराना है, तो आप एक्सेल की फाइल में अपलोड करके उसको कर लें। वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डेवलप कर लें अपना उस सूरत में कि वो एक्सेल की फ़ाइल के साथ तो आपस में हार्मोनाइज हो जाए और उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ आप ये अपलोड हो फाइल, और 2 मिनट में आपका चलान बने और जमा करवाएं। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग पूछते हैं कि जी हम बल्क में चलान जमा करा दें, बल्क में बिल्कुल नहीं जमा कराना, क्योंकि जिसका आपने टैक्स काटा है उसने 1 साल बाद उसको 1 साल बाद उसने उसको क्लेम करना है। अगर आपने बल्क में जमा करा दिया, उसको 42 रोज का जो है सर्टिफिकेट भी दें। ये प्रोविजन सिर्फ बैंकों के लिए तो उन्होंने अलाउ की हुई है, लेकिन इसके अलावा किसी को उन्होंने अभी तक इस पर अलाउ नहीं किया। बैंकों को भी वो आ गए और बैंकों को MIS में आ रहे हैं। जी बैंक भी अब 1 by 1 ही चलान जमा करा रहे हैं। अब उनके सॉफ्टवेयर भी इस हद तक सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। एक और सारे आ बात चुके हैं। फरमाई, ये 24D और 24C, तो इसमें एक मेरे दोस्त हैं जंग से, तो उन्होंने सेल टैक्स में रजिस्टर थे, तो 2-3 महीने उन्होंने किसी भी वजह से सेल टैक्स की रिटर्न नहीं भरी, तो वो वहाँ पे जो है ना वो नॉन एक्टिव हो गए, रजिस्टर्ड थे, तो जनाब उन पे उन्होंने 1.25% टर्नओवर टैक्स लगा। तो ये भी ज़रूरी है, ना सिर्फ वो रजिस्टर्ड हो बंदा सेल टैक्स में, बल्कि ATL लिस्ट में भी हो। असल तो ATL की लिस्ट पे है, नहीं तो वो बेचारा हाई कोर्ट तक धक्के खा रहा है। इसमें सर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रूल 6 है 10 के करीब है, ऐसे ही बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो शख्स इनएक्टिव होगा, चाहे वो कंजक्टिव नॉन फाइलिंग की वजह से है, चाहे वो किसी भी वजह से है, ये तो उसने नील की भी नहीं भरी, नील की रिटर्न भी नहीं बस वो बोल के बस अगर वो नॉन एक्टिव है तो उसको एक्टिव टैक्स पेयर वाला सेल टैक्स वाला कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हो जाती है। उसको। अच्छा ये तो हो गई जी, अब हिसाब भी किताब हाँ जी। अब मेहरबानी फरमाए इससे बचने का तरीका भी बताएं। बचने का सर मैंने ऑप्शन दे दिया था आपको, मैं आपको हिंट दे दिया था। अच्छा वकील कर ले। नहीं, अच्छा वकील ना करें, 12% जमा करा दें, ये 12% जमा करा दें क्या 12% साल बाद। किसका? जो नहीं काटा 205 जो आपने काटना था नहीं काटा, तो उसका 205 के अंदर उस बंदे की रिटर्न मिलेगी। एक्चुअल अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिकवर नहीं होगी अगर उसने जिसका आपने टैक्स काटना था उसने अपना रिटर्न जमा करा दिया। मैं हिंट दे गया था, अब ओपन आप नहीं, वो उसमें तो ये है 153A1 में तो हम ये करते हैं सर। किसी का नहीं काटते थे ना जी, हाँ जी, तो वो उसके रिटर्न ले लेते थे। बस वही वाला मैं सर यही क्या किया मैं आपको हिंट दे गया हूँ। आप ओपन बातें रहे इस तरह नहीं ओपन करें जी, हम कोई तरह हिंट ये है कि सर जिसका आपने नहीं काटा और काटना था, तो उस शख्स पर अतमाद होना चाहिए पहले आपको कि वो अपना गुस्वारा भर देगा।
और दूसरे नंबर पे जितना आपका टैक्स बनता था उससे ज़्यादा अगर उसने टैक्स ऑलरेडी जमा करा दिया अपने घुसवारे के साथ, अच्छा अपनी इनकम के नहीं जितना मतलब नहीं उसने अपनी लाइबिलिटी क्लियर कर तो नहीं गाजी साहब बड़े मजे की बात, हम फिनांस मिनिस्टर में बैठे हुए थे, जंगीर तरीन साहब कहते हैं हफीज शेख साहब को, शेख साहब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी कौन से करता है? मैं क्या शबर साहब की फर्म, वही हमें बताते हैं ना ये कर ले ये कर ले, तो आपने ये तरीके आपने बताने हमें। नहीं हमने इसलिए नहीं बताना कि आपने बाद में हमें ही बदनाम हमसे वो करके सर मैं इस सूरत में बता रहा हूँ, अगर खुदा ना खवास्ता किसी वजह से आप टैक्स ना काट पाए तो उस सूरत में आप उस शख्स की रिटर्न की कॉपी लेकर, मेरी बात सुनो, जी सर, उसके जिम्मे बनता है फर्ज करें 50,000 रुपये, ठीक है ना जी, 236 सर मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ, असल में ये होता है उसने भरा है नहीं 10,000 मेरी बात सुन लें, जहाँ फाइनल डिस्चार्ज है ना उस बंदे का, वो जितना उसने काटना था वो फाइनल डिस्चार्ज करना था, फिर उतना ही वो जमा कराए। लेकिन अगर उसका एडजस्टेबल है, उसका चाहे 10 रुपये टैक्स बने और लाख रुपया कट सकता है, लेकिन उसका रिटर्न जो दी है उसमें उसने 20,000 रुपया टैक्स जमा करा दिया, उसने अपनी रिटर्न में अपनी लाइबिलिटी पूरी कर दी क्योंकि एडजस्टेबल है, फालतू जो होता है रिफंड बनना था वहाँ, लिहाजा उसने अपनी लाइबिलिटी जमा करा दी है, अब समझ आइए, लाइबिलिटी जमा करा दी है, लिहाजा अब जो है ना उसके जिम्मे 50,000 बनता था, लाइबिलिटी उसकी थी 10,000 की, तो फिर वो 10,000 की उसने जमा करा दी, तो फिर जो है हमें 12% देना पड़ेगा, वो 50,000 में देना पड़ेगा या 10,000 में देना पड़ेगा। दूसरे टॉपिक की तरफ आए, जो ये तो क्लोज आपने डिफॉल्ट चार्ज उसमें देना था, जो आपने काटना था वो तो पूरा 50,000 काटना था, तो 50,000 रुपया डिफॉल्ट चार्ज देंगे, उसमें हमने 12% देना है, उसने अपनी 10,000 दे के अपनी लाइबिलिटी पूरी कर दी। वो महकमा जाने वो जाने एडजस्टेबल था उसका, अगर यही लाइबिलिटी रहती उसकी तो वो ये रिफंड बन वही जाता तरीका है 153A वही वाला 148 है या कौन सा है ये? सर ये 153 का ही सेक्शन है, 165 के साथ मिला के तो सेक्शन 205 के साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर होगा। मैंने यहाँ तक कहा जी कि प्लेंटी नहीं लगती, जब आप अगर 161 का जब ऑर्डर आता है तो उसमें कभी आपको प्लेंटी नहीं लगती, सिर्फ डिफॉल्ट से चार्ज लगता है, कि जी आपने आपने टैक्स नहीं काटा उसकी प्लेंटी नहीं है, उस पे कभी नहीं वो रकम भी जितनी नहीं काटी वो भी प्लस जो है ना डिफॉल्ट मैंने नहीं करना, लेकिन अपील में जाके आपको इसको खत्म हो जाएगा। अपील में खत्म होता है, मतलब फर्स्ट जो असेसमेंट ऑर्डर अगर ऑफिसर अच्छा है, अगर वो समझता है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अगर वो फॉलो कर लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपील में जाके पहली असेसमेंट जो है उसमें जो अमाउंट बुनियादी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सरचार्ज। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अच्छा दूसरे टॉपिक की तरफ जी सर, तो दूसरे टॉपिक की तरफ जो है ना काफ़ी बात होगी, तो दूसरे टॉपिक को थोड़ा अच्छा एक बात मैं यार और अर्ज करूँ जी, ये 236 जी और एच के हवाले से हमारी ताजरों की जो है ना ये बर्निंग पॉइंट है पूरे मुल्क में, और आज एक जगह एहतजाज है, जहाँ भी ये सेटल डाउन में एहतजाज हो रहे हैं वो हम नुमाया तौर पे 236 जी और एच के बारे में गला फाड़ के अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं FBI तक, पता नहीं पहुँच किया या नहीं है, नहीं पहुँचेगी नहीं, हमारी ये है हमें कि हम किसी भी स्टेज पे शायद इसका जो पुराना रेट था ना जी 0.5% और 1% बहाल ना हो जाए, उसकी एक मंतक की वजह ये है कि जैसे ही 1% का अलहदा इनके पास कलेक्शन की अमाउंट है FBI के पास 0.5% की अलहदा है, तो मुझे लगता है जो 1% की कलेक्शन अमाउंट है ना जी, जैसे इन्होंने 2.5% किया है तो वो कम हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, तो हो सकता है किसी स्टेज पे हमारे एहतजाज से हमारे मुतालबात से और जो FBI के पास कलेक्शन जा रही है 1% वाली वो हो सकता है डिप कर जाए और ये फिर बहाल नहीं उसमें मैं आपकी इस लॉजिक से इत्तेफाक नहीं करता, सारे मौजूद हजरात बैठते हैं। गुजारिश ये है मैन्युफैक्चरर की 50 अरब की सेल है, जब 50 अरब की सेल है तो उसने 50 अरब का ये देना है कि 236 जी काटा या नहीं काटा, जी बिल्कुल ठीक है, वो देगा ना, वो साबित के नहीं मैं एच की बात कर नहीं पहले तो इस बात को है ना, पहले उसने काटना है ना, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इम्पोर्टर ने नंबर 1 पे काटना है, चेन है ना, अब ये है सेकंड चेन जो आगे जो बेच रही है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ये आगे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने जो अपनी दिखानी है सेल उसकी 50 अरब है, तो 50 अरब का 0.1% उसने दोनों हिस्से बताने हैं कि ये मैंने जो है ना उसको दिए हैं फाइलर को, एक्टिव जो है ना टैक्स पेयर को, ये जो है ना दूसरे को दिए, तो वो सारी उसमें है।
वो किस तरीके से बचाएगा? जब आपका टैक्स उधर से कट के आ गया, मैं रिटेलर हूँ, डीलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा टैक्स तो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? अब जब मैंने आ गई तो मेरी सेल पक्की होगी। जब मेरी सेल पक्की हो, लॉजिकल मैं आपको अर्ज करता हूँ, जब मेरी सेल पक्की होगी तो आगे फिर जो है ना आप कैसे वो अवॉइड करेंगे? एक लिंक चेन है ना। ये सर इंपोर्टर का तो ठीक है ना, उसका ऐसी होगी, मैन्युफैक्चरर कहाँ पूरा शो नहीं, जो दिखा रहा है, जितना वो दिखा रहा है, जितना दिखा रहा है, असल बात ये मैं उसकी तरफ गया नहीं, मैंने तो आके जो दिखा रहा है, मैंने दूसरी बात नहीं की। कुछ तो दिखाएगा ना, वो तो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। अगर उसकी एक्चुअल जो है चाहे वो 50-500 अरब हो, लेकिन जो 50 अरब दिखा रहा है उसकी तो देगा ना, वो रिटेलर तक तो पक्का हो जाएगा, वो तो चेन में आ जाएगा, चेन में आ जाएगा। चेन में। और इन दोनों सेक्शन का इस वक्त मैं ये समझता हूँ इसका पर्पज़ ही यही है, गवर्नमेंट का मकसद ही यही है कि सब जो है ना उनके सप्लाईज कहें, उसको टर्नओवर कहें, उसको सेल कहें, वो हाईलाइट हों ताकि उनकी बिजनेस वॉल्यूम का पता चले। आप इसको बड़ा स्पेक्ट्रम में देखें, उसको अगले वाले रिड्यूस ना कर सकें, ये ऐसे नहीं हो सकेगा। ये अलहदा बात है क्योंकि कट गया, जी कटा या एच कटा, हाँ। तो आगे उसको कैसे रिड्यूस कर लेगा? उतना तो माल दिखाएगा ना जिसमें। अच्छा, अब इसके बाद जो इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे जो वसी है, सिद्दीकी साहब का मसला तो वही टॉपिक है। नहीं वो जो है ना वो भी तो हो जाएगी जी, रिटेलर को दिया जाके शॉप को पैसे दे देंगे। अभी अनवर साहब नहीं आए तो पता लगता है कि उनका टॉपिक SRO 350 है। SRO 350 अनवर साहब होते तो फिर वो हम वही डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं शुरू करूँ? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दूसरा टॉपिक जो है इस वक्त वो है मेंटेनेंस और प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द लाइट ऑफ या अंडर द रूल रेगुलेशन लॉज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मैंने तो गाजी साहब ने जब ये फरमाया, मुझे टॉपिक भी मुझसे पूछे तो मैंने यही दो टॉपिक इनकी खिदमत में गुजारिश किए। और दूसरी बात इन्होंने ये फरमाई कि भाई जो है ना इनका जो है ना मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात, मैंने कहा सिर्फ इनकम टैक्स की बुक्स के साथ इसका ताल्लुक उस पे के साथ भी है, लेकिन इस वक्त जो कवानीन नाफिज हैं, मैं महदूद तो उसी तक रहूँगा, लेकिन उसमें बुक्स जो बनानी हैं वो उसमें इनकम टैक्स ला भी शामिल है। वरना तो अगर किताबें जो है ना जी, आप एक तरफ ख़रीदते रहें और लिखते रहें भाई ये मेरा खर्च है, आता रहे ले लेंगे, मेरी वसूली है, तो किताबें आपको साल बाद पता चल जाएगा ना कि भाई जो है ना 50 लाख लगाया था, अब मेरे पास 60 लाख हो तो 10 लाख मुनाफा हो गया। लेकिन अब हम जो किताबें बनानी हैं इन कवानीन की रोशनी में बनानी है। ये कवानीन हमें बता रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन को आप ऐसे रिकॉर्ड करना है, इस ट्रांजैक्शन को आपने ऐसा रिकॉर्ड करना है, ये पेमेंट होगी तो इसका मोड ये होगा, फलां चीज़ होगी तो है। पहली बात है इनकम टैक्स लॉ फेडरल का, दूसरा इसके साथ है सेल टैक्स लॉ, ये भी फेडरल का है, तीसरा ये हैं फेडरल का, ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं। इसके साथ दो प्रोविंशियल लॉज हैं, दो प्रोविंशियल लॉज में एक है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ये भी इनकम के साथ इसका ताल्लुक है, इसकी भी साथ। तीसरा जो है वो है इनकम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, चौथा जो है इनकम टैक्स जो है ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997। अब आप कहेंगे तो मतलब चूँकि यहाँ पर कोई ज़िम्मेदार नहीं बैठा, लेकिन जो हमारे हजरात ऐसे भी हैं बहुत सारे जो बिज़नेस कम्युनिटी बिज़नेस से करते के साथ, वो एग्रीकल्चर का भी उनके साथ ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल ये अलहदा। चूँकि मुझे ये गाजी साहब की तरफ से और टॉपिक के हवाले से ये था कि हमने सिर्फ इस वक्त इनकम टैक्स के हवाले से बात करनी है, वरना इस पर किसी वक्त बाद में कोई मौका मिलेगा तो फिर करेंगे, नहीं तो बहरहाल उनकी अपनी एक अहमियत और ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि जैसे कि इसका टाइटल यह है वो है इनकम टैक्स एक्ट, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, इनकम टैक्स लॉ भी कहते हैं। ये इसी हिस्टोरिकली जो है ना, अगर आप पीछे तो ये 1922 में पाकिस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट में ये कानून बना 1922 में, जो हमने पहले पढ़ा। उसके बाद ये उसमें तब्दीलियाँ होती रहीं, लेकिन 1997 में 1979 में आके जवाहर हक का दौर था और फिर इसको चेंज को तब्दील किया। हाँ हाँ, मैं वही 2 जुलाई 79 को पैदा हुआ। अब ये उसके बाद की पैदावार है ना, वो बाद में बस बात की है, वो एक दिन की हो, एक घंटे की हो, गिफ्ट दे दे, नहीं
तो ये ज़्यादा कि पहली तो बात ही ये हमारे जो टैक्सेशन का लाज हैं या कारपोरेट लाज हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इनको चेंज नहीं करते, ये जहन में रखें। हमारे ये जितने भी टैक्सेशन और कारपोरेट के लाज हैं, इनमें हमारे हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। क्यों दखल नहीं होता? कि हम हैं मंगते, हाथ फैलाते हैं। जब हम किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी के पास जाते हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन बैंक हो, जो भी मतलब है कि जिसके पास भी हम पैसे जाते, जैसे आप कारोबारी लोग हैं, आपको पता है कि जब आप बैंक में जाते हैं एक जो है ना कारोबार के लिए, आप कहते हैं कि जी मुझे जो है ना 50 करोड़ दें, 10 करोड़ दें, 5 करोड़ दें, तो वो कहते हैं अच्छा आप इसकी फिजिबिलिटी बना के लाएं। तो आप फिजिबिलिटी बनवा लेते हैं। अब उसमें फिजिबिलिटी में सारी डिटेल आ जाती है, फिर वो सेल परचेज भी आ जाती है, कितनी कैसे होगी, क्योंकि उनका असल कंसर्न होता है कि आप जो पैसे हमसे ले रहे हैं वापस कैसे करेंगे। इसी तरीके से IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक सारी भी। तो इसमें ये जितनी भी अमेंडमेंट ये सजेस्ट की जाती हैं, आपने इस दफ़ा भी अखबारात में बड़ी खूबी से ये आता रहा कि IMF ने इस बात को ओके कर दिया है, इसको नहीं किया, इसको छोड़ दिया है, इसको ऐसा ही कर दिया है। ये सारी बातें ये ओपन होती रही हैं। इसमें कोई ये ताजर दोस्त स्कीम भी उसी का एक पार्ट है। इसलिए पार्ट है कि वो कहते हैं कि मार्केट में यहाँ मिसाल 5000 दुकानें हैं, तो उनके पास 500 जो है ना रजिस्टर्ड हैं टैक्स पेयर। अब 5000 के अगर 500 रजिस्टर्ड हैं तो क्या उसका मतलब है 10%, 90% तो अभी ऐसे लोग हैं जो मार्केट में हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, सारी चीज़ें, वो उनका बर्डन भी आप लोग और पूरी पब्लिक वो कर रही है। ये एक जहन में रखें। हम बीइंग पाकिस्तानी, हम टैक्स कंसल्टेंट या ये सारी चीज़ें बाद में हैं, आप कारोबारी बाद में हैं। हम पहले जो है ना बहैसियत इंसान मुसलमान पाकिस्तानी हैं, हम इस हवाले से भी इस बात को देखें, क्योंकि हम दूसरों का बर्डन शेयर करना पड़ रहा है। अगर वो हर बंदा अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाता जाए तो कोई मसला नहीं है। अब इनकम टैक्स ला, क्योंकि ला ये सजेस्ट करता है कि आपकी आमदनी होगी तो टैक्स लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसकी अब शक्लें बदल दी हैं। अब इसको इनकम टैक्स इनफेक्ट रहा नहीं सही मानों में। इसमें 4-5 ऐसे कवानीन मतलब ये तरीके बन गए हैं कि ये जो है ना आपकी सेल होगी, इस पर टैक्स इतना कट जाएगा तो ये फाइनल है। अब सेल पर टैक्स कटने के साथ आमदनी का ताल्लुक है नहीं है। आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं, आप उस पर इतना टैक्स दे के आ जाएं, वैल्यू एडिशन के साथ सेल टैक्स इतना दे के आ जाएं, और वो जो टैक्स कटेगा वो आपका फाइनल है, आप कुछ नहीं देना। आप एक्सपोर्टर हैं, अब तो एक्सपोर्टर की जो है ना सूरत हाल इस साल से बदली है, लेकिन अब तक ये था कि आप जो प्रोसीड आएंगी और वो फार्म जो है ना बैंक में होता है, फार्म ए कहते हैं, कौन सा है, जो भी बैंक इशू करता है जो है ना एक्सपोर्ट के वक्त जो है, उसके तहत वो पहले ये 3 कैटेगरी थी टैक्स काटने की, उसमें 1% भी था, 0.25% भी था, आधा % भी था। लेकिन अब स्टैंडर्ड रेट जो है ना वो 1% है, वो पहले उसमें मुख्तलिफ आइटम के हवाले से। तो आपने ना किताबें रखने की ज़रूरत है, ना कोई और मैक्स जो है ना विद होल्डिंग की ज़रूरत है, किसी किस्म की कोई और भी बहुत सारे लाज एप्लीकेबल हैं, उन सब से आप बच जाते थे। अब उनको भी कह दिया कि आप नॉर्मल तरीके से आएँ, कि आपका टैक्स जो होगा जब प्रोसीड्स आएंगी तो 2% कटेगा, 1% कटेगा कि वो आपका जो है ना वो आपके एडवांस होगा, 1% वो एडवांस टैक्स है, और 1% उसी साल की उसमें आएगा, ठीक है ना जी, 2%। और आपने सारी किताबें मुकम्मल रखनी है, जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक सारी किताबें बनानी हैं, और उसके मुताबिक ये है तो आखिर की बात, लेकिन मैं शुरू में ही बता देता हूँ। जो लिमिटेड कंपनीज़ थी वो पहले से ही इस बात की कानून के मुताबिक पाबंद थी कि उन्होंने हर हाल में ऑडिट कराना है। बाकी था उनके कैपिटल के हवाले से कि भी क्वालिफाइड ऑडिटर से करवाएं या अनक्वालिफाइड से कराएं, वो एक अलग सेपरेट इशू है। लेकिन जो भी लिमिटेड कंपनी थी उन सब के लिए ये लाजमी था कि भी वो ऑडिट करवाएंगे, और ऑडिट का अपना एक तो प्रोसीजर और तरीक़ाकार है। उन पर विद होल्डिंग भी अक्सर अवकाश ज़्यादा है, रिलैक्सेशन भी है, कहीं रेट भी जो है ना उनका एक स्पेसिफाइड है। अब इधर 45% तक 35 से उधर चला गया, लेकिन उनका जो है ना 29% चल रहा है। अगर स्मॉल कंपनीज़ है तो 20% है। उनके कुछ जहाँ पर उनको पाबंदियाँ उसके हिसाब से कुछ उनको रिलैक्सेशन भी हैं, रियायतें भी हैं। लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पर ये एंड की बात है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि जो AOP उसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। पहले हम मिलकर काम करें, यानी एक से ज़्यादा बंदे मिलकर काम करें, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, ठीक है जी। अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो वो कारोबार और उनका टर्नओवर
अब चूँकि ये ज़बान ज़ब्त आम ये अल्फाज हो गया, यानी उसकी बिक्री, सेल, फ़रोख्त जो भी आप कहते हैं, वो 300 मिलियन 30 करोड़ साल में अगर इससे बढ़ती है तो उसके लिए ऑडिट कराना लाजमी है। अब शायद 10 करोड़ हो जाए, परसों हमारी बात हुई है। चले वो तो एक वो तो जाएगा। नहीं सर जी, वो तो अपनी जगह पे है ना। हम तो इस वक्त जो बात करें प्रेजेंट लॉ की बात कर रहे हैं ना। हम तो इस वक्त जो भी बात करेंगे ना, जो इस वक्त तक लॉ है, बाकी पाइपलाइन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो है ना 30 करोड़ जिसकी भी सेल होगी, लॉ ये कहता है कि उसने ऑडिट कराना है, और ऑडिट जो है उनको दो जो है ना क्वालिफाइड ऑडिटर उन्होंने क्वालिफ़िकेशन बताई हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा है कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन दो में से किसी से जो पब्लिक है, यानी कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में होते हैं, उसका एक अपना तरीक़ाकार है कि वो मुतलका इदारे से लाइसेंस उनके पास होता है, वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि मेरे पास अगर कोई एम्प्लॉई है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो नहीं कर सकता। जिनके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होगा वो करेगा। 30 करोड़ की सेल अगर है तो उस पर उसने ऑडिट कराना लाजमी है, और वो कराएगा या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराएगा या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से कराएगा। दूसरी बात, अगर नहीं कराता, ये सवाल है, अगर नहीं कराता तो फिर क्या होगा? कोई जुर्माना नहीं है। कोई जुर्माना उन्होंने नहीं लगाया, सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने कहा कि रूटीन के मुताबिक जो टैक्स है वो तो लगना ही लगना है ना, जो पहले तरीक़ेकार के मुताबिक जो लग रहा है। अब उसके बाद फर्म पर टैक्स लगने के बाद हम अमूमन इसको शराकतदारी कहते थे, फर्म भी कहते थे, जो भी। अब इसको लॉ में जो नाम दिया वो है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो उसमें यही है कि अगर वो 2, 3, 4 जितने भी हिस्सेदार हैं, उसमें जो उसका हिस्सा लेके जाएंगे, हिस्सा लेके पहले भी उसमें ऐड करते हैं, उसकी अगर कोई और आमदन है तो ऐड करते हैं, और आमदन नहीं है तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब ये फ़र्क इतना पड़ गया, उन्होंने थोड़ा सा इतना फ़र्क कर दिया है। औसत के हिसाब से रिलीफ भी ले लेते थे। तो अगर औसत कोई और ना हो तो फिर तो मिलता ही नहीं, वैसे ही एग्जाम्प्ट है ना। वैसे ही एग्जाम्पल है। अगर नहीं, अगर हो तो उसको वैसे रिलीफ मिल जाता है, अगर दूसरी आमदनी है तो फिर औसत के हिसाब से मिल जाता है। अब सिर्फ उन्होंने कहा कि अगर ऑडिट वो इदारा नहीं कराता तो इसमें 2 बातें होंगी। पहली बात कि इस इदारे पर 5 लाख की पेनल्टी होगी। हर वो इदारा, सिर्फ इस वजह से नहीं, इसके अलावा भी और भी वजूहत हैं, लेकिन ये भी एक उनमें से एक वजह है। एक वजह ये भी है AOP के लिए या AOP के लिए, AOP उसकी एक 30 करोड़ का नहीं, एक मिनट सुन तो लेना सर, गुजारिश है। AOP और कंपनी की बात ये है कि उन्होंने पहले उसके लिए जो कॉरपोरेट सेक्टर में है लिमिटेड कंपनी, उन्होंने तो पहले ही ऑडिट कराना है, उसका कोई मसला नहीं। अब इस सेक्टर को टैक्स लॉज के हिसाब से इन्होंने ऐड किया है कि ये भी ऑडिट कराएंगे। नहीं कराएंगे क्योंकि वायलेशन हो गई इस कानून की, इस शिक की, तो उन पर कम से कम 5 लाख रुपया जुर्माना, एक बात। दूसरा उसमें यह है कि वो जो उसको हिस्सेदारों में जो उसका जो है ना हिस्सा आएगा नफ़े का, उस पर नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉर्मल इनकम बन जाएगी। AOP अलग टैक्स देगी वो नहीं, AOP तो ना हर हाल में देना ही देना है। अच्छा, AOP हर हाल में टैक्स भी देगी और प्लस 5 लाख भी देगी अगर वायलेशन करती है। ये तो AOP के हिस्से में है। अब आप उसमें फ़र्ज़ किया, हम ये 4 हिस्सेदार हैं, मेरे हिस्से में, आपके इसमें 3-4 बंदे को हिस्से में आया, जितना भी आया, मिसाल के तौर पर करोड़ रुपया ये मेरा नफ़ा आ गया, तो अगर दूसरी की इनकम है वो भी ऐड हो जाएगी, अगर नहीं है तो इसी पर जो है नॉर्मल तरीके से फिर टैक्स देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात उन्होंने की है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अच्छा कमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये 2 बातें उसमें की हैं। अच्छा, असल बात यही पे ये 30 करोड़ की सेल है फॉर दी AOP एंड कारपोरेट से ना, कारपोरेट का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। हम ये नाम ही हमने रखा है कि AOP। अगर इंडिविजुअल की हो फिर नहीं, इंडिविजुअल का अभी इसमें नहीं डाला। अभी जान हाँ, अभी नहीं। वो इंशाल्लाह आपको आदि कर रहे हैं, वो भी आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं है। कंपनी का पहले से था, अब AOP इसमें इसका शर्त के साथ ऐड किया है कि अगर उसकी सेल 30 करोड़ से ज़्यादा होगी, 30 करोड़ से नीचे है कोई बात नहीं, 30 करोड़ से ऊपर होगी, ऑडिट होगा, वेल एंड गुड। ऑडिट नहीं होगा, 5 लाख रुपया उसको जुर्माना है,
और दूसरी बात है कि जो उनके हिस्सेदारों में उसका नफ़ा आएगा वो नॉर्मल तरीके से उस पर टैक्स होगा, उसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात यह है, चूँकि हम जहाँ एक बिज़नेस के हवाले से बात कर रहे हैं, वैसे तो हेड आमदनी के जो मद्दात हैं, ये हेड्स हैं, वो 4 हैं। उसमें जो है बिज़नेस इनकम भी है, सैलरी इनकम भी है, रेंटल इनकम भी है जिसे प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं, और फिर एक चौथा है जो है ना जो है उसे कैपिटल गेन, वो अलहदा है। इनकम फ्राम अदर सोर्सेज, वो एक जनरल एक सेक्शन है। हाँ, वो नहीं, जनरल सा एक सेक्शन उन्हें दे दिया है। किसी अगर ये तो है ना मैं जिसमें भी अगर वो कहीं ना फिट हुआ तो वो उसमें फिट हो जाता है। अदर वर्ड में ये 4-5 जो है ना मेन इनकम के हेड हैं। एग्री इसमें नहीं आता, एग्री इस कानून में आएगा, वो प्रोविंशियल है। उसका भी तो अगर 8 लाख की इनकम है एग्रीकल्चर तो 1000 रुपये तो देना पड़ता है। वो सर अलहदा है, वो उसको बाद में करते हैं। अब ये अपना सवाल आप जवाब चूँकि मिक्स करेंगे ना फिर वो सवाल उसका अपनी जगह पे है, आप ठीक कह रहे हैं। वो 8 लाख भी नहीं है, वो 4 लाख है। बेसिक एग्जामिशन 4 लाख है। फिर ये कहा गया है कि अगले 4 लाख तक 1000 और अगले 4 लाख तक फिर 1000, यानी 12 लाख तक उसने 2000 देना है। और उसमें मज़ेदारी की बात यह है कि 12 लाख से ऊपर हो जाए तो फिर ये 2000 इसकी छुट्टी है, यानी 12,40,000 तक जो है ना वो 2000 है। मुख्तसर वो आपको अलग है, वो आगे 12 से 24 तक 5% है। हाँ जी, 12 से 14, 12 तक छुट्टी होगी, आगे जो है ना 12, फिर उससे अगले 24 से 48, इस तरह के 3-4 स्लैब हैं। लेकिन उसके स्लैब जो है ना वो उसका रेट काफ़ी नहीं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लगाए हैं। ये भी चूँकि गवर्नमेंट ने जब 19 का बजट बनाया था पिछली गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग ने, तो उस वक्त उन्होंने भी जो है ना इसको 12 लाख बेसिक लिमिट की थी। लेकिन फिर आके कानून ने 1 साल तो रही 19 के, हाँ, फिर जो है ना पीटीआई गवर्नमेंट ने उनको फिर रिवर्स करके 6 लाख पे लेके आई। ये आपको जान। अच्छा, अब उसमें जब हमने बिज़नेस के हवाले से अगर हम बिज़नेस हम कर रहे हैं तो हमारी रेंटल इनकम भी हो सकती है, प्रॉपर्टी इनकम जो है वो भी हो सकती है। इसी तरीके से हमारी जो है ना बैंक प्रॉफिट भी हो सकते हैं, हमारी अदर सोर्स से इनकम भी हो सकती है, कैपिटल इनकम भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो है ना हो सकती हैं। शेयर बाज़ दफ़ा जो है हम इंडिविजुअल में कहीं बिज़नेस भी कर रहे हैं तो कहीं से सैलरी भी ले रहे हैं, ऐसा भी है, यानी वो सारे इंडिविजुअल में हो सकते हैं। अब स्पेसिफिकली हम इस बात को देखेंगे कि जो हमारी बिज़नेस इनकम है उनमें किन चीज़ों को हमने ख्याल रखना है, कौन से ऐसे मोटे मोटे ख़र्चे हैं जिसको हम अगर जब अदायगी करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ़ कवानीन हैं। मसलन इसमें यह कहा गया है कि आपने एक जनरल मैं पहले बता देता हूँ, सेक्शन 39 है जिसमें सर फरमा रहे थे, सेक्शन 39 इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई आदमी जो है गिफ्ट, लोन, एडवांस और एक जो है ना डिपॉजिट फॉर शेयर भी है, लेकिन वो इतना इससे मैटर नहीं करता, वो कंपनी के लिए है। अगर ये 3 चीज़ें गिफ्ट, लोन, एडवांस अगर कोई भी बंदा लेता है, लेने पे पाबंदी नहीं है, तरीक़ाकार पर पाबंदी है, ये जहन में रहें। टैक्स मतलब है आप किसी से गिफ्ट लेना है कोई पाबंदी नहीं है, लोन लेते हैं कोई पाबंदी नहीं है, जो है ना एडवांस लेते हैं पाबंदी नहीं, तरीक़ाकार पर पाबंदी है। तरीक़ाकार को क्या पाबंदी है? वो कहते हैं कि वो देने वाला जो है अपना क्रॉस चेक दे, पे ऑर्डर दे, बैंक ड्राफ्ट दे और या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू ये साबित हो कि इस बंदे ने इस बंदे को ये पैसे दिए हैं, और देने वाला इस पोजीशन में भी है कि उसके पास वसाइल हैं, वहाँ तो वो NTN की भी कंडीशन है। लेकिन जनरली जो है ना ये 3 बातें जो है ना, देने वाला अपना क्रॉस चेक, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन, जो भी यानी जिसका रूट साबित हो। पहले हम लेते थे कि वो लिखते हैं कि भी मेरा फलां दोस्त ज़िम्मेदार है तो उससे मैंने 10 करोड़ ले लिया, 5 करोड़ ले लिया, ये कर दिया हैं। नहीं, इसमें फाइलर की कंडीशन नहीं है, जो NTN जब है तो फाइलर होगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि उसके पास सोर्सेज होंगे तो देगा ना। अच्छा, सिर्फ अगली बात यह है कि गिफ्ट पहले होता था जो है ना फ्री, किसी से भी ले लें,
कोई उस पर टैक्स वैक्स का इशू नहीं था। लेकिन 2019 में उन्होंने जो क्लोज आपके ननिहाल या दुधियाल के रिश्तेदार हैं उन तक महदूद कर दिया, वो आपस में देंगे तो कोई टैक्स नहीं है, अदरवाइज जो भी गिफ्ट लेगा तो शामिल है। ना कज़न नहीं शामिल, एक बात ननिहाल दुधियाल से भी अलावा भी शामिल कर दिया। वो नहीं, ननिहाल दुधियाल वो बेगम है ना, हाँ बेगम है, बेगम किसी खानदान तो में हो सकती है। वो तो घर वाली है, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? वाला भी हो सकता है। वो घर वाला उसी में शामिल है। सर एक मिनट हो चुके अपना, तो फिर माँ दादी हाँ ये सारे लेकिन सारे बहन वो ये नहीं आएंगे, सारे बहन वो नहीं, औलाद आएगी, वो उसकी पूरे ब्लड रिलेशन जो बहू आती है, बहू भी आएगी। वो उसका तो आसान तरीक़ाकार है ना, बेटे को दे दें, बहू दे दें, डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगी। तुसा लेने का इरादा है कोई? मतलब पता चलता है ना। अच्छा, तो गुजारिश ये है, मियाँ बीवी आपस में जो है ना दे सकते हैं। अच्छा आप देखें ला में जो है ना उसको दे सकते हैं। ये ननिहाल दुधियाल से तो बहू हो सकती है। नहीं ननिहाल से नानी दादी बस, मासी भी आती है। ननिहाल दुधियाल वो भी सेक्शन 3 था ना, एसोसिएटेड पर्सन वाला, किसी ज़माने में आया। अच्छा, तो इसमें गुजारिश, सिंपल गुजारिश ये है, तो उनमें जो हमारे ये 2 और मियाँ बीवी हैं, ठीक है, तो इसको आप अगर देते हैं तो उसको उनके पास सोर्स भी हो और ये तरीक़ाकार भी अडाप्ट करें, और दूसरे से भी किसी से आप गिफ्ट ले सकते हैं, पाबंदी नहीं है, सिर्फ इतनी बात है उस पर टैक्स दे दें। वो कितना है जी? वो जितना नॉर्मल में बनेगा बाकी के साथ ऐड कर देंगे ना, आपकी इनकम बन जाएगी वो। ये इनकम फ्राम अदर सोर्सेज, जैसे पहले मैंने गुजारिश की, ये है ओमनी बस सर्विस। हाँ, ओमनी बस सर्विस किसी और में जो भी इनकम नहीं फिट होगी तो वो इसमें फिट होगी, और आपके 5, 10, 20 जितने भी बाकी इनकम उसमें ऐड होके, आपने देखी भी है जी ओमनी बस? बिल्कुल देखी हुई है, सफ़र भी किया हुआ है, चले माशाल्लाह, मैंने डबल डेकर भी देखी है 50 साल ही हो गए जी ओमनी बस सर। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना मैं इस तरीक़ेकार के हवाले से बताएं। इसी तरीके से आप ख़रीद करते हैं, आप बेचते हैं, उसमें जो है ना जैसे पहले ये चीज़ें कहीं और है, नहीं मोबाइल दूर है, नहीं ये तो हो गया सर, चलें। अच्छा जी, वेरी इंफॉर्मेटिव। दूसरी बात यह है कि दूसरी उसमें बात यह है कि जो आपकी मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन होंगी, अब उसमें मेन तो बात यह है, जैसे अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो 2 बातें यहाँ पर आएंगी। अभी तक ला में इस साल वैसे तो मिनिमम वेज एक्ट के तहत 37,000 जो है ना हो गई है, लेकिन लास्ट ईयर जो है ना 32,000 थी, तो इस वक्त ला में अभी तक वो 32,000 है कि इससे अगर एक्सीड होगी तो आपको क्रॉस चेक देना है। यहाँ पर भी प्रोसीजर है, मना नहीं है, प्रोसीजर है कि इसके थ्रू रोक दें। वैसे मिनिमम वेज रेट 1 जुलाई से गवर्नमेंट के कागजात के मुताबिक वो 37,000 है, और वो अलहदा बात है कि पे हो रहा है नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें वो सेपरेट चीज़ें हैं। लेकिन इसमें इनकम टैक्स के मुताबिक अगर 32,000 से ऊपर अगर आप देंगे तो आपको क्रॉस चेक देना होगा। और जहाँ तक टैक्स डिडक्शन की बात है, अगर उस ब्रैकेट में वो फाल करता है, यानी 6 लाख से ऊपर बनती है, 6 लाख से सालाना उसकी आमदनी ज़्यादा बनती है, तो वो उसका टैक्स उसकी फिर एक मज़ीद तफसील है कि सैलरीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी हैं, उसको जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो भी शामिल होंगे, उसको आपने को घर किराए पे दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, फलानी चीज़ दे रखी है, मेडिकल, वो सारी चीज़ें शामिल करके उसमें सिर्फ जो है ना मेडिकल जो है ना अलाउंस जो है ना उसकी माफ़ी है, बाकी जो है जी हाँ जी 10%। बाकी इसके अलावा वो पहले एक होता था, अभी कन्वेंस इतनी, वो एग्ज़ाम फलानी चीज़, उन्होंने एक उसको यकजा कर दिया है, और यकजा करने के बाद आप उसको जो है ना अगर उसको कमीशन की शक्ल में दे रहे हैं, उसकी शक्ल में दे रहे हैं, जो है इंसेंटिव के नाम के दे रहे हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं वो सारे को उस बंदे के एडअप कर लें। और हर टैक्स गुजार ये भी जहन में रखें, इसमें कोई किसी वॉल्यूम का ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो टैक्स ब्रैकेट में है तो उसका टैक्स काटना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, जमा कराना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और 32,000 से ज़्यादा अगर आप सैलरी दिखा रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक या पे ऑर्डर, बैंक ट्रांसफ़र, वटेवर, मतलब ये भी दिखाना लाजमी है।
अच्छा, ये तो एक इसमें जो है ना बात होगी। एक चीज़ और थी, मैं विद होल्डिंग एजेंट नहीं हूँ, मेरी जो इसमें विद होल्डिंग एजेंट हैं, मैंने तो इसलिए वजाहत की है कि इसमें आप हर बंदा विद, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी सेल जो है वो 10 करोड़ से कम है। उसके ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ही नहीं है। इस अंग्रेजी का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है प्रेस्क्राइब पर्सन, क्या लिखा है? प्रेस्क्राइब वही होता है जो विद होल्डिंग एजेंट हो। नहीं, सुन तो लेना, वही प्रेस्क्राइब। और ये अलहदा सेक्शन में अलहदा उन्होंने दिया है। अलग सेक्शन है। प्रॉपर्टी के लिए अलहदा है, उसमें 15 लाख है कि मैं अगर किराया दे रहा हूँ, उसकी हाँ उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, अलहदा है। वो सप्लाई के लिए है। समझ आ गई, मेहरबानी है। तुम हम सारे जरे ना मुफ्त में मुफ्त सवाल पूछी वेंदे वे नहीं, वो सारे गाजी हादी साहब होने ना वो कारोबारी जरे ने कहीं दी दावत ना कबूल कराए। हाँ, क्यों? वो जरा ना एक जरा ना 500 रुपए की रोटी खवा के ना वो 5 लाख का मशवरा मुफ्त गिनने थी। लेकिन बाहर मैं इसको जनरल एक बात, ये तो एक तफावत जो है ना उसके लिए नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। हमारा काम ये असल मकसूद ये है कि आपको अवेयरनेस हो, इन वजह से आपको परेशानी ना हो। बाकी जो बंदा कर रहा है जानबूझ को, एक बंदा कर रहा है तो वो फिर अपने रास्ते भी सोचता है, जो बंदा अवेयर। इसमें भी बुनियादी एक फ़र्क है, एक को कहते हैं टैक्स एविजन और एक है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स एविजन जो है वो है टैक्स को छुपाना, कम करना, जाने उसके अलग एक सर जो वो है इलीगल, उसकी इजाज़त नहीं कानून के मुताबिक। लीगल एविजन जिसको हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, इसको लफ्ज़ जो है वो है टैक्स अवॉइडेंस। वो उसका तरीक़ाकार यही है कि जो हमारे उन लाज दिए हुए हैं उनकी रोशनी में आपने अपनी ट्रांजैक्शन को मैनेज करें, प्लानिंग करें। ये एक अलहदा इसके लिए जो है ना रिटर्न भरना अलहदा काम है, यानी टैक्स प्लानिंग ये अलहदा बिल्कुल काम है। हर बंदा के जो है ना वो नहीं इस तरह कर सकता, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि भाई टैक्स प्लानिंग क्या है और टैक्स रिटर्न भरना क्या है। इसमें एक चीज़ जो उन्होंने कहा है कि भी वो अखराजात, ये मैं कुछ लिस्ट है मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये जो है ना उसकी इजाज़त नहीं होगी। जो भी आपका सेस रेट और टैक्स जो जिसकी बुनियाद नफ़े की परसेंटेज के साथ होगी, भाई हमारा जो है ना नफ़ा इतना होगा, मतलब जितना भी नफ़ा होगा तो उसका 2% ये टैक्स लगेगा, 5% ये लगेगा। इसमें तीनों बातें लिखी हैं, सेस रेट और टैक्स। सेस, ठीक है, रेट और टैक्स, इन तीनों के उन्होंने कहा अगर इसकी बेस जो है वो प्रॉफिट के साथ लिंक है तो ये जो है ना अलाउबल नहीं होगा, ये खर्चा। ये अलहदा मतलब है कि इसको हम कहते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, ये चूँकि असल में टेक्निकल लफ्ज़ है, इसको बोलेंगे से तो ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, मैं इसलिए ज़रा आसान अल्फाज में ये नहीं। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वो अखराजात जिन पर जो है ना आपको टैक्स काटना लाजमी है, ठीक है, और आप अगर टैक्स उस पर नहीं काटेंगे वो भी नहीं मिलेगा, वो खर्चा आपको उसकी इजाज़त नहीं होगी। सैलरी पे मैंने काटना था, नहीं काटा तो वो इनएडमिसिबल हो गया। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर आपने कमीशन जो है अदा किया है या अदा करना है और वो 3rd शेड्यूल के जो है ना आइटम हैं सेल टैक्स के मुताबिक 3rd शेड्यूल आइटम हैं और उसका 2 बातें उसने की हैं, और वो जो पेड कमीशन जो आप उनको दे रहे हैं वो 0.2% से बढ़ता है। टोटल सेल का नहीं, आप अशिया बेच रहे हैं 3rd शेड्यूल आइटम, आप समझते हैं 3rd शेड्यूल आइटम क्या है, जिन पर एंड जो है ना कंज्यूमर, हाँ वो रिटेल उसमें प्राइस की है, मैन्युफैक्चरर ही रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स। अगर आप उसको दे रहे हैं और उसको दरमियान में आप कहते हैं कमीशन एजेंट मैंने रखा हुआ है और वो कमीशन एजेंट को 0.2% अपनी ग्रास जो आपकी सप्लाईज हैं उसका 2% से ज़्यादा 0.2%, वो 2% नहीं 0.2%, 20 पैसे 100 के पीछे, उससे ज़्यादा है तो वो जो इजाफी टैक्स आप उससे बनेगा वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी इसके अंदर शर्त ये है कि वो बंदा जो है ना जिसको आप कमीशन दे रहे हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी नज़र आ रहा हो। 2 कंडीशन हो गई, आप उसको 3rd शेड्यूल आइटम, पहली बात उसको अगर माल बेच रहे हैं
और वो थर्ड शेड्यूल आइटम पर जो आपने उसका कमीशन एजेंट मुकर्रर किया है उसको कमीशन इतना देते हैं कि वो 0.2% से ज़्यादा है, तो फिर जो ज़्यादा है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। 2% आपकी सेल, टोटल सेल, आपकी सेल वो टोटल आप दिखाते हैं, मिसाल 1 करोड़ की सेल है, आप 0.2% जो है ना उसका गिन लें आप, या उससे ज़्यादा बन जाता है तो फिर वो आपको वो डिसअलाउ हो जाए। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जिसको आप कमीशन दे रहे हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी शामिल हो, ये नहीं कि ऐसे दिखा दिया। उसका टैक्स भी काटे 233। हाँ जी, मैं कारोबारी के मुतालिक सुने ना सर की जो ज़रा चंगी लगती है कि उसमें ये कहते हैं कि भी जो है ना वो लेके आते हैं ना, वो कहते हैं कि ये मैं 5,000 की ले आया हूँ, बेगम तुम्हारे लिए 8,000 की हो गई और बेटी के ये 10,000, फिर आगे क्या अल्लाह की कसम मैंने तो 10 लाख के घर पड़े। तो वो उसलिए उन्होंने कहा कि वो कमीशन एजेंट जो है वो टैक्स पेयर लिस्ट में भी हो, एक्टिव टैक्स भी काटा जाए 233। वो तो कटेगा, वो तो पहले कह दिया ना, जहाँ टैक्स काटना है क्योंकि हर सेक्शन अलग-अलग है ना, उसके मुताबिक वो टैक्स काटना है, वो चूँकि 233 सेक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो सेक्शन में अगर शुरू करूँगा ना तो वो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, तीसरे झूठ बोलना तो गुनाह कह नीचे, गुनाह हर एक नाले, गुनाह हर एक नाले, ऐसे बेहतरी वास्ते झूठ है ना ना। खानदान की बेहतरी। अच्छा, ये जो हमारा इंटरटेनमेंट के अखराजात डालते हैं अपने खर्चे उसमें जो है ना कि हमने बिज़नेस के लिए ये खर्चा किया ये किया, तो उसकी भी जो है ना उन्होंने प्रेस्क्राइब अगर कहीं रूल्स हैं और उन रूल्स की वैलिडेशन के मुताबिक है तो वो एक्स्ट्रा जो है ना ख़र्चा वो भी उसकी इजाज़त नहीं होगी। इसी तरीके से ऐसा को फ़ंड जैसे जो है ना प्रोविडेंट फ़ंड है, पेंशन फ़ंड है, फलाना ये जितने भी फ़ंड्स हैं, अगर वो एक जो है ना टैक्स डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा नहीं हैं और उसमें हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो भी जो है ना डिसअलाउ हो जाए। कदा कलामी आप ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की कोई लिमिट भी है या इसका? इसमें तो इन्होंने सिर्फ देखें एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स आर इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अच्छा, प्रेस्क्राइब बाद में वो अलग उसमें नोटिफिकेशन या SRO वगैरह में करते हैं। अच्छा, अगर अनरिकग्नाइज जो है ना प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, ग्रेजुटी है अप्रूव, तो ये इसकी भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, अगली बात ये है कि अगर जो है ना 10% से ज़्यादा आप इन फंड में अप्रूव्ड है लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो भी जो है ना जितना 10% से ज़्यादा देगा वो भी जो है ना डिसअलाउ हो जाएगा। डोनेशन भी इसमें आते हैं? डोनेशन सेपरेट है, वो सेक्शन जो है ना 47 है गालबन, जिसके तहत उसको रिबेट में 47 है, कौन सा है? हाँ हाँ, वो उनके अलग एक प्रोसीजर है, सबके लिए नहीं है। ऐसे जो है ना आप डोनेशन दे सकते हैं लेकिन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, वो कंडीशन है और 61 के। अच्छा, इसी तरीके से ये बात यह है कि जो आपके अप्रूव्ड ये फ़ंड हैं, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फ़ंड है, जो भी एम्प्लॉइज़ के लिए आपने फ़ंड मुकर्रर किया हुआ है, तो उस पर जब उसकी अदायगी करेंगे तो 49 सेक्शन के 149 ये जो सैलरी के सेक्शन उसके मुताबिक उस पर टैक्स जो लागू है वो भी काटेंगे। अगर नहीं काटेंगे तो फिर नहीं, फिर वो इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कोई आप तो जुर्माना अदा करते हैं, यानी फ़ाइन और पेनल्टी आपने अदा कर दी है या अदा करनी है, कोई भी कानून की आपने खिलाफ वर्जी की थी, एनी वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस जी, इनकम टैक्स किसी भी ट्रैफिक वायलेशन के आपने जुर्माना भरा है, डाल सकते हैं कि ये आपने जो है ना बिल्डिंग का नक्शा नहीं मंजूर कराया हुआ था फैक्ट्री की या दुकान की, अब उस पर जुर्माना लग गया है, ये भी नहीं नॉट लॉ की वायलेशन है ना, फिर जुर्माना लगे वो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा। किसी भी लॉ प्रोविंशियल है, 3 किस्म के लॉ हैं ट्रैफिक चालान करा लिया लॉ की वायलेशन हमारे यहाँ, 3 किस्म के लॉज हैं, आपको 3 किस्म की गवर्नमेंट्स हैं और इसलिए लॉज भी 3 किस्म के हैं। एक लोकल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल है, एक फेडरल है। ये सारे लॉज जो है ना उनके मुताबिक जो है ना जो भी कानून होगा, अगर किसी की आपने वायलेशन की है उस पर आपको इजाफी जुर्माना देना पड़ा है तो वो उसकी जो है ना। इसी तरीके से आप ज़ाती जो खर्चा है वो भी इसमें नहीं डाल सकते। ये नहीं कि जो है ना बेगम को बुला के उसको खाना खिलाते रहें और इसमें डाल दें, ये बहुत सिद्दीकी साहब से सिर्फ बात है। इसी तरह हैं
शाम साहब से वो लगता है कि इनके साथ को आपकी ज़्यादा शनासा ही है कि ये ले जाते होंगे फिर। अच्छा, इसी तरीके से जो आपका कोई रिज़र्व फंड आपने किया है तो सेपरेट कर दिया है, तो वो भी इजाज़त नहीं होती, मैंने टैक्स के लिए जो है ना उसकी अलाउबिलिटी नहीं। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर, ये ख़ास तौर पर सुनने वाली बात है एओपी में। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स टू ए मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। अच्छा, मेंबर ऑफ द अरे वो खर्चा अलाउ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो नफे में शामिल होना है। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं जो है ये 5 लाख जो है ना मेरे जो है ना लोन के हैं, इस पर मुझे जो है ना ये आप उधार इस पर दिए, या मैं आपकी कंपनी की मैंने सेल की है, हाँ, अगर वो मैंने सेल की है तो मुझे जो है ना उसका कमीशन मिलना चाहिए, या ब्रोकरेज मुझे मिलनी चाहिए, या ऐसी इस तरह की जो है ना वो जो है ना मैंने कोई एक्स्ट्रा सर्विस दी है या नहीं दी, मुझे इतनी जो है ना एओपी में कहाँ, तो उसको सेल, ये सारी चीज़ें जो है ना मसलन प्रॉफिट ऑन डेट, brokerage, commission, salary or other remuneration paid by an association of persons to a member of the association। वाज़ेह होगी कोई चीज़। लेकिन एक चीज़ इसमें ये जहन में रखें, अगर वो उसकी ज़ाती कोई प्रॉपर्टी है और वो बिज़नेस के लिए देता है तो उस पर वो रेंटल इनकम ले सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट देता है, उधार नहीं, ये इसमें चूँकि वो प्रॉपर्टी इनकम की बात नहीं है, ये डिस्कलाउ होंगी। लेकिन अगर उसने अपनी ज़मीन दे रखी है या कोई तामीर शुदा बिल्डिंग है तो उसका किराया, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि नॉर्मल उसमें फेच करता हो किराया, ये नहीं ये फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ, ये नहीं है कि भी वो चाहे बनता 50,000 है आप लिख दें जी 5 लाख, इस तरह भी नहीं है, वो एक फेयर मार्केट वैल्यू के जो नहीं इनकम तो बनेगी, लेकिन बुनियादी तौर पर एक उसकी इजाज़त ही नहीं ना। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए जी एनी एक्सपेंडिचर, ये एनी एक्सपेंडिचर जो है इसको उन्होंने वजाहत कर दिया है कि ये कंपनी पर ये जो है ना ये जो मैं अपने पढ़ने लगा हूँ ये उस पर लागू नहीं है, कंपनी के लिए अलहदा बात है, यानी एओपी इंडिविजुअल के लिए सब के लिए है, इंडिविजुअल के लिए भी ये सारी जितनी मैंने क्लासेज पढ़ी हैं इंडिविजुअल एओपी कंपनी सब के लिए हैं, लेकिन ये जो क्लास में पढ़ रहे हैं ये उन्होंने कहा कि इसमें कंपनी शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि एनी एक्सपेंडिचर फॉर ए ट्रांजैक्शन पेड और पेबल अंडर ए सिंगल अकाउंट हेड विच इन एग्रीगेट एक्सीड्स 2.5 लाख 250,000 रुपीज़ मेड अदर देन बाई अ क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक। अगर वो उसने खर्चा किया है, कंपनी की बात नहीं हो रही, कंपनी से हटकर चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, तो उसको जो है ना 2.5 लाख है तो वो क्रॉस चेक के बगैर अगर करेगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसने मतलब असल चाह ये है कि भी इसका ट्रेल मिले, ट्रांजैक्शन ट्रेल जो है ना वो। अच्छा, ये इसमें जो है उन्होंने कहा क्रॉस बाई क्रॉस बैंक ड्राफ्ट, यानी क्रॉस चेक है, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट है, क्रॉस पे ऑर्डर, इनके अलावा अगर वो दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, एक सिंगल गो में खर्चा हो या सीरीज ऑफ टोटल एग्रीगेट, अगर उसमें अगर साल में आपने मुख्तलिफ उसमें करते जाएंगे या ब्रेक करके आप कर रहे हैं, कौन से खर्चे में मैं बताता हूँ 2.5 लाख तक आपने खर्चा हाँ किया, हाँ किसी भी एक अकाउंट में, किसी एक अकाउंट में, किसी भी एक अकाउंट। अच्छा, इसमें जो है ना उन्होंने पिछले भी उसी में आ जाएंगे, इसमें कुछ उन्होंने जो है ना छूट दी है, उसमें है कि यूटिलिटीज़ बिल, गैस, बिजली और वैसा में जो है ना टेलीफोन, ये सारे उसी में आते हैं। यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज़, फीस, फाइन्स और एनी अदर स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन, तो इनके लिए अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा भी हैं उस पर ये पाबंदी नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो जो है ना सॉलिड किस्म का एविडेंस आप लोगों के पास मौजूद होता है, इसलिए जो है उन पर यह पाबंदी लागू नहीं होती। दूसरी बात उन्होंने की है कि कंपनी की शक्ल में ये एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, उसके मुताबिक ये चीज़ें जो है ना उस पर लागू होंगी, अदरवाइज़ ये कंडीशन जो है ये 2.5 लाख वाली ये उस पर लागू नहीं है और ये सारी चीज़ें उसके। दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा कि एनी एक्सपेंडिचर बाय ए टैक्स पेयर बीइंग कंपनी, ये आपके लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए है, उसमें यह हम इसको छोड़ देते हैं। ये भी है कि भाई 50,000 से अगर उसका 2.5 लाख से यानी 50 नहीं 2,50,000 से ज़्यादा है और आपने वो था क्रॉस चेक बैंक और दूसरा आप उसने ये ऐड किया है
ये आइडिया क्या है कि जो आप डिजिटल मीन से यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराते हैं उसके बगैर आप कराएंगे तो फिर जो है ना ये होगा। उनके लिए ये लाजमी किया है कि वो डिजिटल पेमेंट करें। दूसरों के लिए डिजिटल में आता है ये नहीं आता? ना, डिजिटल में ऑनलाइन जो है ना जो आप पेमेंट करते हैं वो डिजिटल में आता है। जो क्रॉस चेक, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, ये जो है ना ये मैनुअल है ना, हार्ड उसमें दे रहे हैं। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हाँ, ये बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो डिजिटल पेमेंट उसको हर हाल में लाजमी किया है कि वो जो है ना डिजिटल पेमेंट करें। असल में वो दोनों रूट जो है ना वो इसमें ज़्यादा उसको हैं। अच्छा, एक और उन्होंने कहा है एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। अगर कोई भी खर्चा एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ एंड प्रोवाइड दैट दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, यानी रूटीन में 2.5 लाख तो उन्होंने ये कह दिया है कि कंपनी अगर होगी तो वो डिजिटल मीन्स के थ्रू पे यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराएगी, लेकिन उन पर भी ये क्लास लागू नहीं होगी। वो इन शक्ल में अगर तो उसका ख़र्चा जो है ना 25,000 से नीचे है या उस पर यूटिलिटी बिल्स हैं, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल, पोस्टेज पेमेंट और टैक्स ड्यूटी, ये सारी चीज़ें वही बता दी हैं। यानी ये 2 हिस्सों में इसलिए कर दिया। इंडिविजुअल AOP के लिए इजाज़त है उसकी जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसके लिए लाजमी है कि भाई वो जो है ना डिजिटल पेमेंट करें। बाकी छूट उधर भी वही है, इधर भी वही है। ये सर हाँ, मोड तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। और सैलरी का मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि वो इस वक्त तक अभी इस साल चेंज नहीं किया। हालांकि यकम जुलाई से नोटिफिकेशन के मुताबिक मिनिमम वेज रेट 37,000 है, लेकिन इसमें वही जो है ना ये दिया हुआ कि 32,000 से ऊपर अगर आप पे करते हैं और क्रॉस चेक या बैंक ट्रांसफ़र नहीं करते तो फिर वो आपकी और अदर डिजिटल मोड मीन्स भी उसमें आ गया ट्रांसफ़र। अच्छा, बाकी ये है अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है और उस पर जो है ना जहाँ जहाँ भी टैक्स की एप्लीकेशन है और अगर टैक्स उस पर नहीं विदहेल्ड करते तो फिर भी जो है ना वो ख़र्चा डिसअलाउ हो जाएगा। इसी तरीके से सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी रूटीन में जो है ना इन्होंने कहा है कि अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए है ये कि 10% ऑफ टर्नओवर, अगर उससे जितना भी उसका टर्नओवर है उसका 10% से बढ़ता है तो ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लिए तो वो भी उसकी भी इजाज़त नहीं होगी। इसी तरीके से जो है ना ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स एंड इन वायलेशन ऑफ सच एज में भी प्रेस्क्राइब, किसी मौके पर बाज़ दफ़ा अभी इसमें प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि भी अगर यूटिलिटी बिल्स भी और ऐसे अखराजात भी एक सर्टन लिमिट से बढ़ेंगे और गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उसके लिए रूल प्रेस्क्राइब कर देगी, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं। बाकी ये जो ना ये फार्मासिटी के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर, क्योंकि वो अक्सर जो है ना ये डॉक्टरों को और दूसरों को लंबे चौड़े वो करते हैं तो इसलिए उसको लिमिट किया है ये जो है ना इस तरीके से जो है। तो इसके साथ बाकी जो रहा, जैसे आपको मैंने पहले गुजारिश की कि जहाँ जहाँ भी उस पर ख़ास तौर पर 153 में आपके इल्म में है कि उसमें लिमिट है एक साल में एक इंडिविजुअल से 75,000 की। अगर गुड्स ख़रीद रहे हैं, अगर गुड्स ख़रीद रहे हैं और उससे 75,000 से वन गो में या साल में उससे टोटल में 75,000 तक रहता है तो टैक्स काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिलो टैक्सेबल लिमिट है। अगर 1, 2, 3 आपने कर ली 75 तक नहीं पहुँचे, चौथी में आप 75 में पहुँचे तो फिर टोटल पे काटेंगे। 153A हाँ, इसी तरीके से सर्विसेज हैं, सर्विसेज हैं वो 30,000 है। किसी लायर को फ़ीस दे दी, किसी और आर्किटेक्ट को फ़ीस दे दी, किसी जो है ना और इसको जो है ना ऐसी सर्विसेज उनसे सिक्योरिटी गार्ड वो पेमेंट कर दी, लेकिन वो 30,000 से नीचे है पूरे साल की, उसमें टैक्स नहीं काटेंगे। मैं तो कह रहा हूँ नहीं काटेंगे ना, अगर ज़्यादा दे देंगे तो फिर काट लेंगे। अच्छा, कई पार्टी इन्वॉल्व होती है किस चीज़ की? ये सर्विसेज जो दे रही है ये हर बंदे के लिए अलग अलग लिमिट है, हर बंदे के लिए अलग। हाँ, मतलब कि हम जनरल बात कर रहे हैं ना, एक वो तो जो स्पेसिफिक है ना सर, खर्चा है टोटल। हाँ जी, 1 लाख है। जी अगर इंडिविजुअल है 10,000 है, 10,000 को नहीं वो नहीं काटेंगे, वो तो पहले ही अब मैंने अर्ज़ कर दिया है। मैंने ये करके एक बंदे से अगर 30,000 से ज़्यादा किसी एक बंदे से, इसी तरीके से गुड्स भी एक बंदे से 75,000 से ज़्यादा साल में
फाइनेंशियल ईयर का है। फाइनेंशियल जुलाई से जून। जून से, तो फिर उसका टैक्स काटेंगे। अगर आप 100 बंदों से 75,000 से नीचे नीचे सबसे काटेंगे तो किसी से नहीं काटेंगे। इसी से अगर आप 100 बंदों से जो है ना सर्विसेज लेते हैं और वो इंडिविजुअल में 30,000 से ज़्यादा नहीं है तो यू आर नॉट लायबल। हाँ ठीक है, लेकिन आपके पास कवायद पूरे हों। ये नहीं है कि आप लिख दें कि जो वो ए को दी, बी को दी, सी को दी, उसके कवायद पूरे होने चाहिए। कवायद पूरे होने का मतलब ये है कि उसका शनाख्ती कार्ड और इस तरह की जिससे उसको बंदा जो है ना, हाँ एविडेंस शनाख्त हो सके और उस तक अप्रोच महकमा कर सके। ये लाजमी, दो बातें लाजमी हैं। अच्छा जी, अब इसी के साथ जो है मैंने जो आपसे गुजारिश की, जैसे प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी में दो लोग हम गलत ये कहते हैं, एक है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, एक है ओपन प्लाट। जहाँ तक तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसमें तो रिपेयर अलाउंस भी मिलता है और वो जो है ना दूसरे चार्जेस भी मिलते हैं, चार्ज कलेक्शन के, हाँ वसूली के। लेकिन अगर ओपन प्लाट है तो फिर उस पर रिपेयर नहीं मिल सकता, रिपेयर अलाउंस नहीं मिल सकता। ये जहन में रहे उसके जो है ना, उसकी तरीक़ाकार, उसमें कोई रिपेयर नहीं होती बल्कि एप्रिसिएशन होती है। तो इस तरीके से अगर आपकी वो है, पहली तो बात ये है कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है, प्रॉफिट ऑन डेट एक पंजाब गवर्नमेंट का एक कानून है ऐसे 2 या 3 सफ़ों का है, प्राइवेट बिल, उसमें अप्रूव है कि कोई बंदा किसी को प्राइवेट लोन नहीं दे सकता। अच्छा, आप हजरात के इल्म में होगा, उनको जो पाबंदी है वो उसकी नहीं बैंक की मना नहीं, ये पंजाब गवर्नमेंट का ही है। ये इंट्रोड्यूस कराया था और नसीह वो शायद था ना कि ज़िया शायद उसकी बहू ने शायद ये इंट्रोड्यूस कराया था। वो एक फंक्शन हुआ तो मैं भी उसमें शामिल था। हाँ, ये उस वक्त परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट थी, क्योंकि कई ऐसी शिकायत हैं कि वो लोग जैसे बनिए जकड़ लेते थे कि उसको कर्ज दिया और फिर सूद पर सूद। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने ये प्राइवेट बिल पास कराया। उसके मुताबिक जो है कोई बंदा किसी को अगर कोई डिमांड करता है, जैसे पठान यहाँ पर मार्केट में दे जाते हैं, हालांकि ये नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक उनका ये मुतालबा है ही, कर ही नहीं सकता। मुझे याद आ गया जी। अच्छा, 2016 में पीटीआई ने एक केपीके में कानून पास किया था, प्रिवेंशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। तो उसमें ये है कि अगर कोई बंदा कोई आइटम कैश पे जितने की बेचता है उससे ज़्यादा किस्तों पे बेचता है तो उसके खिलाफ भी उसका सेक्शन 6 है, उसके तहत 6 साल सज़ा है। यानी कि वो कहता है, वो कानून जो है जो 2016 में पास हुआ है कि किस्तों पे बेचने का भी वही रेट चार्ज करना चाहिए जो आप कैश का करते हैं। लेकिन वो चूँकि केपी के तक महदूद है, अब इसलिए अमल नहीं हो रहा। नहीं, अमल हो, बात यह है कि वो पंजाब में लागू नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके जैसे जो है ना काफ़ी वजाहत से हमारे भाई इमरान साहब ने तफसील से 36G का तफसीली से कर दिया। जहाँ तक कुछ ऐसी सर्विसेज जो प्रोविंशियल उसमें है, बस एक बात करके ख़त्म करता हूँ क्योंकि इनकम टैक्स तक मेरा वो है, क्योंकि नहीं वो तो हैं, 4 कानून और भी हैं, लेकिन वो सब पर जो है ना, मुझे एक बात मैं इससे हट कर जो है ना एंड कंज्यूमर की बात चल रही है। यहाँ पर मैं गुजारिश करता हूँ कि एंड कंज्यूमर है कौन। कानून के मुताबिक हम ये मुख्तलिफ हमारे पास आजकल ये ज़्यादा बातें आ रही हैं कि जी हम जो है ना उसको बेच देंगे, वो फलाने को बेच देंगे, फलाने को बेच देंगे, लेकिन एंड कंज्यूमर को सही माने में कोई लॉ के मुताबिक समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि एंड कंज्यूमर है कौन। एंड कंज्यूमर जी नहीं एंड कंज्यूमर देखें, बात सुनें, आपने देखा होगा ये टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, एक मोटी मिसाल में देता हूँ, टेक्सटाइल के सेक्टर में अगर इसको लें तो जब कपास खेत से आती है तो वो फुट्टी भी कहलाती है अपनी उर्दू समझने के, और उर्दू में उसको कपास कहते हैं। जीनिंग फैक्ट्री में जाती है, उसका सीड अलहदा होता है, तो अब ये लेंट उसको कहते हैं, काटन लेंट, रेशा। अब ये एक प्रोसेस, इस काटन जीनिंग की ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये इसकी फिनिश प्रोडक्ट है। अब इसको टेक्सटाइल स्पिनिंग वाला ले जाएगा, उसका ये रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश जो किसान की जो है ना फिनिश प्रोडक्ट थी फुट्टी कपास, उसने आगे बेच दी जिनर को, तो उसने उसको जिन कर ली, तो अब इसकी फिनिश प्रोडक्ट 2 हैं, एक बिनौला है, एक लेंट है, रेशा है।
अब इसने अलग-अलग बेच दी, इसकी अपनी आयल मिल है तो बिनाला उधर ट्रांसफ़र कर देगा, वो अलग एक सेपरेट, उसमें जाकर फिर वो जो है ना ये फिनिश प्रोडक्ट उसकी रॉ मटेरियल बन जाएगा। इसी तरीके से फिर वो उसे अलग फिर अब स्पिनिंग वाला जो है ना उसको फिर वो स्पिन करता है, धागा बनाता है, फिर वो छोटा काउंट बड़ा काउंट जो भी चलता जाता है, फिर वो उसकी वीविंग हो गई। इस एक सेक्शन की फिनिश प्रोडक्ट अगले की फिर रॉ मटेरियल बन जाता है। उसके बाद जो है ना उसका कपड़ा बन गया, कपड़े से फिर आगे उसकी जो है ना फिनिशिंग होगी, फिर डाइंग प्रिंटिंग होगी, जो भी मतलब है कि वो अलग-अलग है। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त ऐसे आइटम बेच रहे हैं जो है ना लेने वाला तो ले जाता है लेकिन वो एंड कंज्यूमर नहीं है। एंड कंज्यूमर की मोटी मिसाल ये है जिसको इंसान खा के ख़त्म कर दे या जानवर खा कर ख़त्म कर दे, वो है एंड कंज्यूमर। या इस्तेमाल कर ले, खा ले, इस्तेमाल। अच्छा, लेकिन जूते नहीं खाए जूते खाने की एक मिसाल मैं देता हूँ। यहाँ पर सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी नवल्ला मरकज़ मशहूर बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनके पास जो है ना एक साहब गए कि शाह जी, हज़रत जी कोई ऐसा तरीका बताएं कि खाना पीना भी हो जाए और रोज़ा भी हो जाए। उन्होंने कहा कि जी जूते खाते जाओ और आंसू जो है ना पीते जाओ तो दोनों खाना पीना भी हो जाएगा और रोज़ा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जवाब देखे ना। हाँ, और फिर भी उनके बड़े अजीब मतलब है वाक़यात। अच्छा, तो इसमें जो एंड कंज्यूमर जो है ना हतमी तौर पर यहाँ पर जो है ना दो चीज़ें हैं। एक है हम चीज़ को फैब्रिकेट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों में होती हैं। एक हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस उसमें भी आता है, लेकिन एग्रीकल्चर की जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ हम पैदा, वो हम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ के मुताबिक वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का लफ्ज़ वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेसिफ़िकली हम मुख्तलिफ़ अनासर को जमा करके उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं तो वो एक चीज़ उसकी पैदावार होती है, नई चीज़ पैदावार होती है। ठीक है, तो ये फैब्रिकेट नहीं होती, ना मैन्युफैक्चर होती है, ये जो है ना उसकी पैदावार है, प्रोड्यूस है। इसमें मेरा कहना ये है, गाई साहब सीनियर हैं और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, इवन उसमें अगर आप खाद डालते हैं, बीज डालते हैं जो है ना और पेस्टिसाइड डालते हैं, जितनी भी चीज़ डालते हैं, जब आप दुकानदार से लेकर ये ख़रीदने वाला ये जो ज़िम्मेदार है या काश्तकार है वो एंड कंज्यूमर नहीं है, इसलिए कि वो ये चीज़ें अनासर जमा होके तो वो चीज़ बन रही है। इसी तरीके से आप जो चीज़ बेचते हैं, सरिया है, सीमेंट है, और वो कंस्ट्रक्शन हो के बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, वो एंड कंज्यूमर नहीं है। अगर वो वजूद उसमें दे रहा है उसको बेनिफिट, क्योंकि ड्यूरेबल कहते हैं ना, जब एक मकान दुकान फैक्ट्री लगाएगा तो वो जो कंस्ट्रक्शन करेगा वो कंस्ट्रक्शन वो आप उसको जो है ना उसकी लाइफ जो है ना 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं होती, उससे आप नफ़ा हासिल करते हैं। एज़ पर माई जो है ना इसकी जो है ना डीप स्टडी कि ये जो है ना आप वो भी एंड कंज्यूमर नहीं है। मैं लेके जाता हूँ आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपके मुताबिक वो एंड कंज्यूमर है जो आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं है, इसलिए कि वो फैक्ट्री लगा रहा है, उसकी तामीर कर रहा है, घर बना रहा है उसकी तामीर कर रहा है, दुकान बना रहा है उसकी तामीर कर रहा है। बहरहाल इस पर गाई साहब भी बैठे हैं और भी हमारे सीनियर दोस्त बैठे हैं। दिस इज़ माई जो है ना उसकी क्या कहते हैं ओपिनियन या उसकी जो है ना जो भी कहें इंटरप्रिटेशन, चूँकि ये एक प्रोसेस है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना ऐसी चीज़ मसलन ये जो है ये मेज़ प्रोडक्ट, रिफान मेज़ प्रोडक्ट और इस तरह के प्रोडक्ट कि वो मुख्तलिफ आगे जाके मिठाइयों में दूसरी तीसरी जगह पे जो है ना इस्तेमाल होती हैं। ऐसा जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो मतलब ये कंज्यूम नहीं होती, तो वो आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ रही हैं। जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई भी एक चीज़ आएगी, सिर्फ एक चीज़, ये तो एक जनरल मैंने मिसाल दी, जहाँ पर भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो मेरे मुताबिक वो जो है एंड कंज्यूमर ख़रीदने वाला नहीं बनता, क्योंकि वो एक नई चीज़ को वजूद दे रहा है। सेल टैक्स में तो आप पैकिंग रीपैकिंग को भी जो है ना आप मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, है ना जी। आप ये बल्क पैकिंग जो है ना वो ड्रम मंगा के आप छोटे उसकी शान चेंज करें, तो ये जो है ना उसका ये जो बिल्डिंग मटीरियल है या आपका जो है ना ये एग्रीकल्चर के ये सारा मैंने इनपुट्स बताई हैं, आप इसको तजिया कर लें। ये अलग बात है, हम इस वक्त फ़ायदा इसलिए उठा रहे हैं कि जो आगे बैठे हुए हैं वो हैं CSS, वो कोई टेक्निकल
उनकी नो हो इतनी नहीं है, ना वो प्रोसेस कास्टिंग को समझते हैं, ना सही मानों में कास्टिंग को समझते हैं। उसका बेनिफिट लेके हम मुख्तलिफ तावीलात करते हैं और वहाँ पर जो है ना हम बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ पर भी बहस कर रहे होते हैं जो हम खुद समझ रहे होते हैं कि हमारा ये दावा गलत है, लेकिन आगे चूँकि लाइल्म होता है उसकी लाइल्मी को हम बुनियाद बना के ना उसकी बेनिफिट मैं लेते थोड़ा सा हैं। ऐड बस कर दूं, हम भी लाइलम होते हैं कि जो हमसे आगे इस माल लेके जा रहा है उसने इस्तेमाल कहाँ करना है। लाइलम तो हम भी हैं ऐसा सच, अब हमें नहीं मालूम कि उसने जाके दफ्तर बनाया है ना उसने कहा कि अपना घर जाके अपना वो अब रह रहे हैं। नहीं, घर भी बनाएगा तो तब भी वो कंज्यूमर वो उसका गेन जो है ना 1 साल के अंदर नहीं ख़त्म होता अकाउंटेंसी लैंग्वेज के मुताबिक। बहरहाल इस पर आप सोच, मैंने तो एक वो होगा सर हाँ जो उसको यूज़ करके करने के बाद वो उस जो भी उससे कोई अगर है नॉट केप्ट फॉर फर्दर बिजनेस। अभी आपने फरमाया कि जो है ना लेकिन ड्यूरेबल गुड्स की बात है, नहीं ड्यूरेबल आगे जो है ना उसमें आप देखें तो ड्यूरेबल गुड्स और जो है ना पेरिशेबल गुड्स की बात है। वो अलग बात है सर, वो अलग बात बहरहाल ये एक देख मेरी राय है इसमें आप सोचें। नहीं गृह में बात यह है कि मैंने एक फूड फॉर थॉट जो है ना एक ओपिनियन दी है। आपकी जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा लॉजिकल है कि अगर वो फर्दर आगे नहीं बेच रहा या फर्दर आगे हाँ ये भी है, चेन खत्म, चेन खत्म। कंज्यूमर है। उसी तरह जानवर आपने फर्ज करो बर्ड्स रख लिए उनको खिला रहे हैं, आपने आप बिजनेस के लिए किया है ना सर, तो वो आप एंड कंज्यूमर तो नहीं है। अभी आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, जानवर खाएगा तो एंड कंज्यूमर होगा। नहीं मतलब है कि वो कंज्यूम होगी ना। अगर हाँ आपने डेयरी फार्म बनाया हुआ है तो फिर और बात है। नहीं वो ठीक कह रहे हैं। हम भी एक चीज़ आपस में जो है ना ये भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हम जो है ना जो जहाँ जब गलती गुजारिश ये है, एक हमारे साथी हैं वो एक उन्होंने मुझसे एक इशू पर जो है ना ओपिनियन ली। मैंने कहा ये इस तरह है चीज का जहाँ वजूद खत्म हो जाए वहाँ उसकी शेप खत्म हो जाए, शेप खत्म हो जाए। नहीं वो नहीं प्रोसेस की बात है, प्रोसेस की बात है जो आपने दिए वो क्योंकि ये तो कुछ इनकी बिजनेस पर जो है ना मैंने जान के छेड़ा है इनको। सोचेंगे दूध खत्म हो जाए और एक कुट्टी लेके आता है जिन्नी फैक्ट्री में आती है और वो उसको लिंट और उसको बनौला बना देती है तो वजूद तो कुट्टी का खत्म हो गया, एंड कंज्यूमर हो गया ना कुट्टी की हद तक। तो एंड उसकी तो फिनिश प्रोडक्ट हो गई ना। तो फिर अब उसने जो पैदा किया है इसके एंड कंज्यूमर आगे वाले हैं, कुट्टी को आप ले जाए नहीं कपड़े तक ले जाए। बिल्कुल सही, कुट्टी को कपड़े तक ले जाए, नहीं कपड़े से आगे आप ना ले जाए। नहीं कपड़े तक भी नहीं है, आगे शर्टें बना दे तब भी नहीं होगा। जब आप खरीदेंगे और पहनेंगे फिर वो होगी। अच्छा जी, इन मालूमात के साथ ये एंड पर मैंने जान के ये बात की है ताकि जो है ना कुछ सोचते रहें। और ख़ास तौर पर ज़फ़र सिद्दीकी साहब क्योंकि इनका बिल्डिंग मटीरियल का काम है मेरे में आया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी सोचे। उनका फ़ोन आया है। अच्छा थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था मेरा, मैं सर 230H पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जहाँ पे हमने बात की है 1 साल की कि 1 साल के अंदर 12 महीने अगर वो 1 लाख रुपए, क्योंकि प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड 1 लाख रुपए है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ की बात की गई है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, रात तो वो बंदा 2 डीलरशिप पे ले ले, रिटेलर के लिए, सॉरी रिटेलर है ना तो होलसेलर, तो 1 महीना आपने रोज़े रखने हैं, तो कोई इन्वाइस नहीं लेनी। ऐसे समझे 1 महीना रमज़ान शरीफ का है आखिरी, और उसमें उसने कोई इन्वाइस नहीं लेनी, तो फिर वो किसी दूसरे नाम से अगर वो इन्वाइस ले ले, जो रिटेलर है, हाँ जो रिटेलर है तो किसी दूसरे नाम से इन्वाइस ले ले, तो फिर वो प्लानिंग की बात कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग में असल में इस वक्त प्लानिंग की बात कर रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस है। 1 महीने वो इन्वाइस से ना ले, अगर वो इन्वाइस लेना उसके लिए ज़रूरी है तो फिर वो किसी दूसरे बिजनेस के नाम से वो इन्वाइस ले ले। तो उस सूरत में 1 लाख रुपए अगर टैक्स 230H पिछले 12 महीने मुसलसल 12 महीने लफ्ज़ लिखा हुआ है, जहाँ पर गैप नहीं है, 12 मंथ टैक्स पीरियड जो होता है सेल टैक्स में वो 1 महीने का होता है, तो 12 मंथ आपने अपने आप को उसमें से 1 महीना मिस करना है, उसमें एक इन्वाइस नहीं लेनी। 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए सब्र नहीं होता, आप कहते हैं 12 सर दूसरा बिजनेस 2 नाम से कर लें,
दो दूसरे नाम से बिजनेस कर लें, दो एक बेटे के नाम से कारोबार करा दें और 1 महीना उनके नाम से कारोबार कर लें और 11 महीने अपने नाम से करें, तो उस सूरत में आप POS टायर 1 इन चीज़ों से बच जाएंगे। अल्टीमेटली जो है ना वो इस स्कीम के तहत आना ही पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आप अभी खुशफहमी में मुब्तला रखें। तुम मैनेज कर सकते हैं क्या करते हैं जी सर। बहुत फ्रूटफुल और मालूमाती जो है वो डिस्कशन हुई और उससे बहुत लर्न किया और मैं नहायत मशकूर हूँ बार के सीनियर मेंबर्स का और फाजिल स्पीकर्स का, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपना टाइम स्पेयर करके आए उनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। उन पे तो बनता है जी। यही तो मिसाल होती है। इधर का एक वीडियो ले लो। आ जाए जी। अच्छा वो नवाज साहब, अच्छा नवाज साहब भाई इधर आ जाए, पिक्चर इधर साथ बनवा लें। आ जाए, चलो जी आ जाए, राजा साहब। भाई साहब इधर पहले ये पिक्चर बना रहे, फिर आप डिस्कस